रीबर्थ ऑफ इवल क्वीन एपिसोड 5। 2 BHK फ्लैट में एक लड़की डोर ओपन कर अंदर आती है, लेकिन जैसे ही वह अपना एक कदम दहलीज के अंदर रखती है तभी पीछे से कोई उसके बाल कसकर पकड़ते हुए जोर से खींच लेता है। क्यों रे कमीनी, अब जाकर तुम्हें घर की याद आई है? कहाँ मर गई थी? कहाँ से अपना मुंह काला करके आई हो? करम जली, एक औरत गुस्से में चिढ़ कर ये सब कह रही थी। इनफ मामी, अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो आपके मुंह में जो आए वो बके जा रही है। और छोड़िए मेरे बालों को, मुझे दर्द हो रहा है। तो मेम साहब को दर्द हो रहा है, और वो जो तुम हमें दर्द दे रही हो वह तो तुम्हें कभी नहीं दिखाई देता। हमेशा हमारे सीने पर किसी सांप की तरह लिपटी हुई हो, ना हमें चैन से जीने देती हो और ना ही मरने। वो तो मेरी मामी को चैन से जीना है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अगर आप मर भी रही होगी ना तब भी मैं आपको चैन से मरने नहीं दूंगी। उसकी बातें सुन उसकी मम्मी और जोरों से उसके पीछे से बाल नोचने लगती है। जैसे वो जोर लगाकर बाल को नोचती वैसे वैसे उस लड़की के मुंह से दर्द भरी आह निकल रही थी, लेकिन वो अपने पर अच्छे से कंट्रोल करके मामी से कहती हैं, छोड़िए मुझे, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप अच्छे से जानती है अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका क्या होगा। बस सिर्फ उसी के लिए अब तक तू जिंदा है, नहीं तो कब तक तुम्हें घर के बाहर फेंक देते हम। ना जाने उस इंसान को तुम में ऐसा क्या दिखा जो किसी कुत्तों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता है और हम पर जोर जबरदस्ती करता है तुम्हें कुछ किया तो। तुम्हारी वो इतनी फिक्र करता है, लेकिन तुम किसी पत्थर दिल की तरह बस अपनी जिद पर अड़ी हो। चली क्यों नहीं जाती? इससे तुमसे हमारा भी पीछा छूट जाएगा और हमारे सर से बला भी हट जाएगी। ओहो मामी, इतनी जल्दी तो मैं आपकी जिंदगी से जाने वाली नहीं हूँ। जब तक कि मैं आपकी जिंदगी हेल ना बना दूँ तब तक तो नहीं। तो तुम्हें हम लोगों की जिंदगी हेल बनानी है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने से कभी सच नहीं होते। अंडरस्को मिस बेवकूफ। भला हो वो शख्स का जो तुम्हें अपनाना चाहता है। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम जैसे अनाथों को अपनाएगा? कितना प्यार करता है वह तुमसे, शादी भी करना चाहता है, और तुम हो कि अपनी ही अकड़ में रहती हो। अंडरस्को अपने कमरे से निकल, निशा उससे कहती है। तो इतना ही अच्छा है तो कर लो शादी। बैठ जाओ मेरी जगह खुद मंडप में। तुम्हें उसका इतना ही प्यार दिख रहा है तो बना लो उसे अपना सया, किसने रोका है? लेकिन मुझसे दूर रहो निशा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मामी उसके बाल खींचती हुई। अंडरस्को करम जली, मनहूस कहीं की, जब से इस घर में आई है पनौती ही साथ में लेकर आई है। पहले माँ बाप को खा गई और अब हम लोगों को मारने पर तुली है। पता नहीं हमने क्या पाप किए थे जो तुम हमारी झोली में आ गिरी। खबरदार, अगर मैं आपकी बातें चुपचाप सुन रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी माँ बाबा को कुछ भी बोलोगे। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो तो कैसी जबान चल रही है, कैची जैसी। तो मैंने क्या गलत कहा? वही चली जाती अपने माँ बाप के साथ तो हमें ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। और तमीज से बात करो मेरी बेटी से, वो तुम्हारी तरह कैरेक्टर लेस नहीं है। और रुको तुम, मैं अभी तुम्हारी यह बची कुची अकड़ भी मैं अभी निकाल देती हूँ। अगर आपको इतनी ही शादी की पड़ी है तो आप ही क्यों ना करवा ली थी अपनी बेटी की शादी उससे, उस इंसान से। तुम लड़की, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो तो मैं अभी दिखाती हूँ, रुको। निशा बड़े ही मजे से अपनी मॉम और उस बेवकूफ को देख रही थी। बस अब उसके हाथों में पॉपकॉर्न की कमी थी, जिसे भी उसने बहुत जल्दी खत्म कर ली। वो किचन में जाकर अपने लिए पॉपकॉर्न का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आ गई और वहीं सोफे पर बैठकर अपनी मॉम और उस बेवकूफ को देखने लगी। मामी ने उसके बाल छोड़ती ही वो लड़की जाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, लेकिन वो रो ही नहीं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमेशा ही यह सब उसके साथ होता रहता है। मामी अंदर जाकर अपने हाथों में एक चमड़ी की बेल्ट लेकर आ गई और वह वैसे ही घुटनों के बल बैठ हुई लड़की पर चमड़े की बेल्ट मारने ही वाली थी कि अगले ही पल किसी ने पीछे से उसकी बेल्ट पकड़ ली। वह धीरे धीरे कर पीछे मुड़ने लगी। उसकी आंखें के सामने खड़े शख्स को देखकर वह डर से कांपने लगी। उसकी आंखें बाहर आने को थी और जिससे उसने बेल्ट पकड़ी हुई थी वह हाथ पसीने से लथपथ हो चुका था। सोफे पर बैठी निशा तो बस उस लड़के को ही देखे जा रही थी। उसका बस चले तो वह कभी भी उसकी शादी उस बेवकूफ से होने ना दे। निशा और उसकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उन्होंने कभी भी अमीरी नहीं देखी थी। जिस दिन से सामने खड़े शख्स ने लड़की को देखा था उसी वक्त से उनके घर में लक्ष्मी आना शुरू हुई थी, लेकिन वो लड़का उसकी मर्जी से ही उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो अब तक रुका हुआ। राघव, राघव तुम तो बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आए? राघव अंडरस्को 26 साल का लड़का, देखने में बेहद हैंडसम, लेकिन उसकी हरकतें किसी टपोरी की तरह। गुंडागर्दी, मारपीट करना, बस यही उसका शौक था।
लेकिन उसके सामने घुटनों के बल बैठी लड़की को पहली बार देखकर ही उसका दिल उस पर आ गया था। उसने गलती की। प्यार को मोहब्बत से जीता जाता है, न कि पैसों से तोला जाता है। राघव ने भी यही गलती कर ली। प्यार का इजहार उस लड़की से करने से पहले उसकी घरवालों की जरूरत पूरे करने में लग गया। उसने एक जानने की कोशिश भी नहीं की जिससे वह प्यार करता है वह उस घर में क्या अहमियत रखती है। आवारागर्दी करना, लड़कों के साथ दिन रात मौज करना, किसी भी लड़की के साथ हैंग आउट करना एक राघव को पसंद था। वह किसी भी वजह से अपने लाइफस्टाइल को बदलना नहीं चाहता था। तभी उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना देखने में बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। उसकी ब्राउन आंखें किसी हिरनी की जैसी चमकती थी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा था। वो किसी के सामने अपना सिर झुकाना मंजूर नहीं करती। आने वाले किसी भी इंसान को देखकर जवाब देना अच्छे से जानती थी। वो सिर्फ अपने दोस्तों पर जान छिड़कती हैं। दोस्ती के नाम पर सिर्फ उसकी दो दोस्त दिया और प्रीति ही थी जो उसे जान से भी बढ़कर थी। रीना एक अनाथ थी। उसके माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए। माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई और उसके बाबा अपनी पत्नी को खोने के गम में वह भी कुछ दिनों बाद गुजर गए। बस रीना को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गए। बचपन में सिर्फ उसे अपना कहने वाली नानी थी। रीना अपनी नानी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही नानी की डेथ हो गई थी। उनकी उम्र और बीमारी के चलते नानी ने आखिर अपनी जान गंवा ली। तब उसके मामा मामी ने रीना को अपने साथ रहने के लिए मान गए, लेकिन उसे अपने घर में किसी नौकरानी की तरह काम करवाते थे। रीना ने अपनी कॉलेज अपनी खुद की पैसों से और कुछ स्कॉलरशिप से कंप्लीट की थी। रीना एक बहुत बड़े खानदान की लड़की नहीं थी। वो एक मामूली खानदान से आते हैं जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। आज रीना एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी, जिसके चलते उसे कुछ दिनों पहले ही मॉरिशस जाना पड़ा था। मॉरिशस से आने के बाद रीना अपने आप को बस दोस्तों के सामने खुश दिखाती थी, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई थी। वो बस खुद को संभालने के लिए मामा मामी से कुछ दिन दूर रहना चाहती थी, इसलिए वो अपने रेंट की हुए अपार्टमेंट में चली गई और उधर ही रहने लगी। लेकिन आज उसके मामा ने खासकर उसे फ़ोन करके घर बुलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आती है उसका स्वागत मामी इस तरह से करेगी। अगर उसे भनक होती तो ये कभी भी नहीं आती। राघव रीना के निडरपन की ही वजह से उसे अपना बनाना चाहता था। राघव एक आज़ाद किस्म का लड़का है। उसके खून में ही किसी को मारने का उबाल था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। उसे मार धाड़ करना पसंद है। राघव किसी भी लड़की को आगे चलकर कभी अप्रोच नहीं करता, लेकिन जब से उसने रीना को देखा था, लड़कों से झगड़ा करते तभी से उसका दिल उस पर आ गया था और उसे तब से पाना चाहता था। रीना एक ऐसी लड़की है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानती है और किसी के भी सामने झुकना उसे मंजूर नहीं। किसी के सामने झुकने से पहले वो मर जाना बेहतर समझती है, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। राघव अपनी क्वीन को ऐसे गिरा देख आग बबूला हो जाता है और मामी के हाथ से उस चमड़े के बेल्ट को खींचकर एक बेल्ट उनके जिस्म पर मारता है, जिससे कि उस रूम में मामी की दर्दनाक चीख गूंज जाती है। अब तक मजे से हाथों में पॉपकॉर्न ले निशा राघव को निहारे जा रही थी। निशा वहीं अपनी मॉम पर राघव का हमला देख चौंक जाती है और जल्दी से उसे अपनी मॉम से दूर करने की कोशिश करने लगती है। निशा राघव से कहती है, अंडस्को तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी मॉम है और तुम उन पर हाथ उठा रहे हो। कहाँ गए तुम्हारे मैनर्स? उन्हीं की वजह से ही रीना तुम्हारे पास है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम कभी भी रीना को पा नहीं पाओगे। भले ही मैं उसे पाऊं या ना पाऊं, लेकिन तुम्हारी मॉम की हिम्मत कैसे हुई मेरी क्वीन पर हाथ उठाने की? अगर मैं कुछ देर बाद आता तो तुम्हारी मॉम का हाथ मेरी क्वीन पर उठ जाता। उसी की वजह से मैं तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूं, नहीं तो मैं तुम दोनों का वो हश्र करता कि तुम दोनों सपनों में भी नहीं सोचते। मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी होती तो कब का उसके साथ 7 फेरे लिए सुहागरात मना लिया होता। लेकिन वो इस राघव की क्वीन है और क्वीन कभी भी प्रिंस के सामने नहीं झुकती। क्वीन के होने से ही प्रिंस का सिर हमेशा ही ऊपर रहता है। तुमने मेरी क्वीन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम लोगों को जल्दी मिलेगी। याद रखना, राघव कभी किसी पर दया नहीं करता। राघव रीना को उठाने के लिए उस तरफ गया, लेकिन रीना उसके आने से पहले ही बाहर से अपने रूम की तरफ भाग गई। राघव का हाथ वो हमें ही रहा। तभी निशा उस पर तंज कसते हुए कहती है, अंडस को देखा कितना घमंड है उस लड़की में। तुम हमसे इस कदर प्यार करते हो और वह तुम्हें एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली गई। तुम्हारी उसकी नज़रों में कोई भी इज्जत नहीं है, समझे तो? और तुम उसे अपना बनाना चाहते हो। निशा बेबी, आई नो एंड स्मार्ट हैंडसम, बट आई एम नॉट। बेवकूफ।
मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें अपने पास ही रखना, उसे कभी भी रियल में करने की कोशिश सपने में भी मत सोचना। नहीं तो राघव क्या चीज़ है वो तुम्हें बताने के लिए मुझे एक पल नहीं लगेगा। गोट इट। और अपने आंखों पर ब्लैक कलर के शेड्स चढ़ाई राघव अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही, बेबी तुम क्या मुझे बताओगे कि राघव कौन है और क्या चीज़ है? अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि निशा क्या चीज़ है और किस बला का नाम है निशा। यू वेट एंड वॉच। क्या करने वाली है निशा राघव को पाने के लिए? रीना रोते रोते अपने कमरे की ओर भाग गई। उसे भागता देख जो उसे उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाने वाला राघव के हाथ उसे छुए बिना हवाओं में रह गए। लेकिन निशा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी राघव पर तंज कसते हुए कहती है, देखा कितनी घमंडी है वह, और तुम उसके पीछे पागल। वह तुम्हें घास भी नहीं डालती और तुम उसे अपना सब कुछ मान बैठे हो। उसे तो उस प्यार की कदर भी नहीं जो तुम उससे करते हो। बस वो तुम्हें इग्नोर कर चली जाती है, ये भी नहीं सोचती कि उसके ऐसा करने से तुम पर क्या गुजरती होगा। निशा बेबी, रिलैक्स। तुम इसकी चिंता मत करो कि वह मुझे घास डालेगी या नहीं, वह मुझे प्यार करेगी या नहीं, लेकिन अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो तुम लोगों को भी तकलीफ जरूर होगी, उससे कई ज्यादा गुना। निशा उसकी बात पर सिर्फ अपने दांत किटकिटा रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह राघव के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी हरकतें मालूम नहीं? अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम्हारी मुझसे दूर रहने में ही भलाई है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो राघव क्या चीज़ है वो तुम्हें दिखाने के लिए मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगी, याद रखना। निशा उसकी धमकी सुन सिर्फ उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसके जाने के बाद निशा अपने आप से कहती है, अंडस्को राघव बेबी, शायद तुमने निशा को अभी पहचाना नहीं। निशा वह बला है जो खड़े खड़े लोगों से पानी भरवाए, लोगों को अपने सामने झुकाए। तो तुम क्या चीज़ हो मेरे सामने? दूसरी तरफ एक खंडहर नुमा जगह पर एक लड़की को लाया जाता है। बेहद खूबसूरत लड़की एक चेयर पर रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था जिससे कि उसके मुंह से चिक ना निकले। लेकिन ज्यादातर सुनसान रास्तों पर कोई नहीं आता। उस जगह से दूर दूर तक कोई घर नहीं, ना ही कोई रास्ता, सिर्फ घने घने पेड़ जंगल की तरह दिख रहे थे। उस जंगल में बीचों बीच एक गड्ढा, और गड्ढे में वो खुफिया जगह बनाई थी जिसमें अंडरवर्ल्ड के सारे काम किए जाते हैं। उस लड़की ने व्हाइट कलर का शर्ट और घुटना के ऊपर ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे कि उसकी गोरी चिकनी पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। उसका वह नाजुक सा चेहरा रोने की वजह से पूरा लालू पड़ गया था और कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। लेकिन उन सब चीजों की उन आदमियों पर कोई भी असर पड़ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सर उठा के सामने देखा तो अपने सामने खतरनाक इंसान को देखकर वह घबरा गई। 6.2 इंच की हाइट, अट्रैक्टिव फीचर, एक्सप्रेशन लेस चेहरा, ब्लैक कलर की शर्ट, क्रीम कलर की पेंट पहने शेखर बेहद हैंडसम दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दूर दूर तक कोई इमोशन नहीं थे। पहले की तरह ही कठोर, वह सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी तरफ बढ़कर शेखर साइन में रखी चेयर को खींचकर उसके सामने बैठ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा हटा उसे ही घुरे जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शेखर बहुत गुस्सैल स्वभाव का लड़का है, उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक तीली ही काफी है। अभी वो बहुत शांत होकर उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर कैद क्यों हो? रामिया, बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की, बेहद गुस्सैल स्वभाव की, गलत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरों की किए की सजा किसी मासूम को मिली कि उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली यह रामिया आज ऐसे इंसान के चंगुल में फंस चुकी थी, उसे ये मालूम भी नहीं था। जैसे ही रमिया के मुंह के कपड़े को शेखर ने हटाया वैसे ही रामिया शेखर पर बरस गई। हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की और मुझे ऐसे बांध के रखने की? तुम कौन हो? तुमने ऐसा क्यों किया है? जाने दो मुझे वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रामिया नाम है मेरा। खुद को समझते क्या हो? अगर होंगे तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन तो किसी को भी किडनैप करोगे? मुझे जाने दो यहाँ से, वरना। इतने प्रश्न सुन शेखर गुस्से में आ गया। शेखर पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का था, उसे अपने सामने किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। और ये तो उस इंसान की बेटी है जिसने उसके भाई को तकलीफ दी है, तो वो भला इसे कैसे छोड़ता? वरना क्या? शेखर ने बहुत गुस्से से एक लात अपनी चेयर को मार पीछे पटक देता है और बेहद गुस्से से रामिया की तरफ देखने लगा।
रामिया उसे इस तरह से गुस्से में देखकर उसका दिल पेट के अंदर ही आ गया, लेकिन फिर भी अपने टशन के साथ कहती है, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? बिना बताए किसी को भी किडनैप करोगी क्या? आखिर मेरी गलती ही क्या की थी? उसकी बात पर शेखर उसके सामने खड़े होकर पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर देता है और गुस्से से एक एक शब्द चबाकर कहता है, अंडस्को, तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती है कि तुम उस घटिया आदमी की बेटी हो, जो लड़की को एक खिलौना समझता है और अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी घटिया इंसान की बेटी हो तुम, तो तुम भी तुम्हारी बात की जैसी निकलोगे ना? आखिर खून तो एक ही है। रामिया को ऐसे बाल खींचने से दर्द तो हो रहा था, लेकिन इससे भी कई ज्यादा दर्द उसके बातों से उसके दिल में हो रहा था। आज तक बस इसी बातों से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। इतने साल हो गए, हर बार वो सिर्फ यही सुन रही थी कि उसका बाप कैसा है और उनके किए की सजा हमेशा से ही भोगते थी। रामिया चिल्लाकर, अंडस्को, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे खून से और मुझसे, तो मुझे यहाँ पर कैद क्यों रखा है? मार क्यों नहीं देते एक ही बार में? तुम्हारा पीछा जो छूटेगा घटिया इंसान की लड़की से। लगता है मिस रामिया को अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने, मुझे इस जिंदगी से ही नफरत है। हर कोई मुझे वही गलती की सजा देता है जो मैंने कभी की ही नहीं, और आज तो मेरे सामने एग्जाम्पल है। आखिर इंसान की पहचान खून से ही होती है। उसे कितना भी अपने जिस्म से निकालने की कोशिश करो तो भी रगों में बहता खून तो आखिर वही खून होता है। बातें अच्छा कर लेती हो तुम मिस रामिया, लेकिन अफसोस तुम्हारे सामने कोई दिल फेक आशिक नहीं है जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों से बहला जाएगा। शेखर रॉय नाम है मेरा, जो इस पूरे अंडरवर्ल्ड में हुकूमत करता है। लोगों के बातों से ही उनके पर कितने हैं वो गिनता हूँ। खुद को बेचारी दिखाकर क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब से तुम इसी कैद में रहोगी हमेशा के लिए। उसकी बातों से रामिया भी अब गुस्से में आ गई थी। वह भी पलटकर जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर रॉय, ऐसा ना हो कि मुझे कैद में रखते रखते आप अपनी शख्सियत ही ना भूल जाओ। क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि मैं तुम्हें देखकर अपनी शख्सियत भूल जाऊंगा? ऐसे ख्वाब मत देखा करो जो कभी पूरे नहीं होंगे। शेखर रॉय कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और उसे झुकाने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। तुम अपनी ख्याल मनाओ। आखिर बकरी की जान कब तक ख्याल मनाएगी, जो कभी भी भूखे शेर का शिकार बनने वाली है? तो मेरे सामने तुम्हारी आवाज हमेशा नीचे होनी चाहिए, नहीं तो। शेखर एक तिरछी स्माइल देकर रामिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। रामिया को जब उसकी नज़र पर महसूस हुई तो वह अंदर से कांप उठी। की गंदी नज़र अपने ऊपर पाता देख रामिया गुस्से से और नफरत से उसकी तरफ देखकर कहने लगी, यू घटिया आदमी, अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें देखकर मेरा ईमान कभी डोलेगा नहीं, तो अब क्या हुआ? मेरी खूबसूरती देखकर फिसल रहे हो? शेखर उसके बालों को खींचते हुए अपनी उंगली उसके माथे से लेकर नाक से होते हुए होंठों तक ले आता है और उसके नीचे जाता। इससे पहले रामिया अपने दांत उस उंगली पर गड़ा देती है। रामिया पूरे जोर से उस पर अपने दांतों का दबाव बना रही थी, लेकिन शेखर ने एक उफ तक नहीं की। अब अपने दांतों से उंगली दबाते दबाते हुए उस उंगली से खून निकलना शुरू हो गया था। जब रामिया को एहसास हुआ कि उसके मुंह में खून उतर आया है तो उसने अपने दांत उस उंगली से हटा लिए। क्या हुआ मिस रामिया, रुक क्यों गई? क्या आप थक गई हैं? उसकी वो चिढ़ाने वाली बातें सुन रामिया या गुस्से से कहती है, यू सिली कैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खून बहाने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कह उसने बालों को पकड़ ऊपर की ओर उठा लिया और उसके मुंह में जहां खून था वहां एक पानी का जग उठा उसके चेहरे पर उड़ेल देता है। पानी रामिया को ऊपर से नीचे तक भिगो रहा था। चेहरे को धुला कम भिगो ज्यादा रहा था। पानी गिरने की वजह से रामिया का वाइट कलर का शर्ट पूरी तरह रिवीलिंग हो चुका था। उसमें से उसके जिस्म के ऊपर साफ साफ शेखर के सामने थे। उसके गोरी स्क्रीन पर वो रेड कलर की ब्रा चमक रही थी। शेखर को उसका सधोल परफेक्ट शेप के ब्रेस साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने पानी का जग नीचे नहीं रखा। उस जग में से सारा पानी उसने धीरे धीरे कर रामिया के जिस्म पर डालना शुरू कर दिया था, जिससे कि रामिया की बॉडी मोती की तरह चमक रही थी, जैसे पसीना बहाकर आई हो। इधर ऑफिस में तरुण दिया का हाथ पकड़ अपने साथ ऑफिस ले गया और डोर लॉक कर उसे दरवाजे की ओर सता लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। दिया को तो पहले ही उसके पैरों में जान फिर नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर बेजान हो, कभी भी वह नीचे गिर सकती थी, लेकिन तरुण के कसकर पकड़ने से अब तक वह खड़ी थी।
उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण ऐसे ऑफिस में भी उसके साथ रोमांस करेगा। तरुण होठों को चूमते चूमते फिर उसके हाथ दिया के जिस्म की ओर चले गए। उसने एक बार फिर शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार दिया होश में थी और वो झटके से पीछे हो गई। इस तरह से अपने आप से दूर जाता देखकर उनकी आंखों में ठंडक आ गई और वो आगे बढ़ उसको एक हाथ कमर में डाल अपनी तरफ खींचने, जिससे कि दिया संभल न पाए और उसकी छाती से जा लगी। उसकी वो मस्कुलर चेस्ट से टकराती दिया की नाक में दर्द होने लगा और वह अपने नाक को पकड़ते हुए, हाय मेरी नाक तोड़ दी। तरुण ने दिया का हाथ साइड कर उसकी नाक को देखा। उसके नाम रेड रेड हो गई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और फिर दिया के बटन को खोलने लगा। दिया का मुंह पेट में आ गया। इससे पहले कि तरुण उस पर अपने होठ था सकते दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार तरुण रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे कर वापस दे दिया के बटन से लगा रहा था। लगता है आज का दिन ही खराब था, जो हमेशा ही कोई ना कोई टांग अड़ा रहा है। आखिर कौन था दरवाजे पर, जिससे आहट सुन तरुण रुक गया। तरुण दिया को पाना चाहता था। उसकी हसरत उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। दिया के होठों से होते हुए तरुण उसके क्लेवेज तक आ गया और उसे किस और पैशनेट करने लगा। दिया अभी भी होश में थी, लेकिन तरुण की हरकतें देख वह भी मदहोश होने लगी थी। धीरे धीरे कर उसकी आंखें और सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी थी। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज से बाहर सुनाई नहीं देती थी। शिवाय तरुण ने एक ऑटोमेटिक बटन प्रेस करके दरवाजे को लॉक कर दिया था। तरुण बस दिया को प्यार करना चाहता था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत में दिया का प्यार नहीं था। वो कुछ आगे बढ़ता इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई, इसलिए ना चाहते हुए भी तरुण को रुकना पड़ा और तरुण ने धीरे धीरे कर दिया के शर्ट के बटन को वापस से लगा लिया। इस बात से दिया तो खुश हो गई, लेकिन तरुण का मूड और खराब हो गया, जिससे चलते उसके गुस्से का शिकार उसका असिस्टेंट कपिल बन गया। तरुण साइड में रखे बटन को प्रेस कर दरवाजे को अनलॉक कर देता है और कमीन के अंडस को अपनी चेयर पर बैठ जाता है। दिया अभी खुद हैरान थी। अभी कुछ पल पहले तो तरुण किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा था और अब शांत साधु की तरह जाकर चेयर पर बैठ गया था, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये टैलेंट दिया में नहीं था। दिया का शरीर अभी भी भट्टी की तरह जल रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। उसके गर्दन और उसके क्लेवज पर जगह जगह रेत निशान बने हुए थे, जो अभी कुछ हुआ उसका सबूत था। तरुण के असिस्टेंट को नहीं पता था कि आज उनकी लेडी बॉस भी आने वाली थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने देखा कि उनकी दिया मैम भी सामने खड़ी है, लेकिन अजीब सा बिहेवियर कर रही है। लेकिन इन बातों को नजरअंदाज कर कपिल तरुण की ओर बढ़ गया और उनसे कहने लगा, बॉस, अविनाश मित्तल इंडिया आ चुका है और उन्होंने इंडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। ये सोचकर तरुण के माथे पर बल पड़ गए। फिर भी अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर वह कहता है, ठीक है, उस पर नजर रखो। अगर उसकी कोई भी हरकत संशयास्पद नजर आए तो मुझे बताओ, क्योंकि अगर वो इंडिया आया है तो उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। देखो आखिर वो करने क्या वाला है। सिर्फ बिजनेस के लिए तो नहीं आया होगा। इतनी दूर कुछ ना कुछ उसके इंडिया आने के पीछे का मकसद होगा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे सेंड करो। यस बॉस। फिर कपिल हिचकी चाहते हुए दिया की तरफ देखकर अपने बॉस से कहता है, बॉस, आज आपको स्विट्जरलैंड जाना है। आपका जेट रेडी हो चुका है, आपको आधे घंटे में निकलना है। बदले में तरुण सिर्फ हम कहता है, जिससे इशारा समझ कपिल वहां से चला जाता है। लेकिन दिया उसके जाने की बात सुनकर ही मायूस हो जाती है। पहले उसे तरुण का उससे दूर जाना अच्छा लगता था। वह उसे पूछती भी नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है। लेकिन अब जब दोनों इतने करीब आ गए हैं, तब उससे तरुण का उससे दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी तरुण उसकी आंखें नम देखकर, जान, लुक एट मी, वाई आर यू क्राइंग। दिया सिर्फ अपना सिर ना में हिला देती है। ठीक है, अब रोना बंद करो। 2 दिन की तो बात है, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम ऑफिस में बैठकर यहाँ के काम देखो, मैं अपनी बिजनेस ट्रिप पूरी करके वापस आता हूँ। जान, यू आर स्ट्रांग। इतना कि उसे तुम्हें सीने से चिपका देता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहने आदमी आंखों पर ब्लैक कलर के शेड्स चाय, हाथों में महंगी रिस्ट वॉच, दूसरे हाथों में टैब लिए कुछ रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसको देखने भर से ही सभी की सांसें थमती हुई नजर आ रही थी, स्पेशली लड़कियों की। आज तक लोगों ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा। गोरा रंग, नीली आंखें,
चेहरे पर ना स्माइल ना गुस्सा, एक्सप्रेशन लेस अपने काम में डूबा हुआ। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। कुछ पता चला? यस बॉस, मैम का पता चल गया है। अभी जहाँ पर मैम काम कर रही है हम वहीं पर जा रहे हैं। गुड, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। वो आदमी चलते चलते ये सब अपने असिस्टेंट से कह रहा था। उसका सिस्टम तो खुशी के मारे पागल ही हो गया था। उसके अभी की सैलरी कुछ कम नहीं थी, वो लाखों में थी, और फिर अभी अपने बॉस की मुंह से सुनना कि उसकी सैलरी डबल हो गई है, तो खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था। लेकिन अपने इमोशंस पर काबू रख वो अपने बॉस के पीछे पीछे चला गया। एयरपोर्ट के बाहर 10 से 12 गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई थी। उसमें बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोल अविनाश गाड़ी में बैठ गया और दरवाजा बंद करो उसका असिस्टेंट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसकी वो गाड़ी की काफिला चल पड़ा। अनगिनत गाड़ियों को पीछे छोड़ उसकी एक कतार में गाड़ी आगे की ओर बढ़े जा रही थी। उन्हें कोई भी देखता तो ऐसा ही लगता किसी मंत्री का रोली चल रहे हैं। सब बस ऐसे ही देखे जा रहे थे। वो गाड़ियों का काफिला एक बड़े से कंपनी के सामने आकर रुका जिसका नाम अभी अभी चेंज किया हुआ था, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े अक्षरों में चमक रही थी, लेकिन इस चीज का कि कोई भी हसरत उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही थी। वह तो बस अपना काम टैब पर किए जा रहा था। अभी उसका असिस्टेंट उसे रिपोर्ट देकर कहते हैं, बॉस लगता है आपके आने की खबर कपूर इंडस्ट्री में पहुंच चुकी है। आप पर नजर रखने के लिए कहा गया है। आपकी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने की खबर चारों ओर फैल चुकी है और यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आपका यहाँ आना कतरे से कम नहीं लग रहा है। जब तक मैं इंडिया में हूँ तब तक हमारा यहाँ भी बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वह चलते चलते अभी बातें कर रहे थे, वह सीधा जाकर पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। वहां पर सिर्फ पहले कंपनी के मालिक थे जो हाथों में बड़ा सा बुके लिए खड़े थे। किसी को भी उनके वेलकम के लिए आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अविनाश को भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। काम के समय पर सिर्फ काम ही उसे पसंद था। अविनाश बुके ले लिफ्ट में चला गया। जो लिफ्ट सिर्फ कंपनी के सीईओ के लिए थे, आम कर्मचारियों के लिए नहीं। उनके लिए अलग सी लिफ्ट मौजूद थी। अविनाश सीधे 40th फ्लोर पर चला गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी केबिन के अंदर चला गया। अपनी चेयर पर बैठकर अविनाश अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने के लहजे में कहता है, उसे मेरी कबीन में भेजो और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसका ख्याल तुम रखोगे। अंडरस्टूड। अविनाश अपनी लाल हो चुके नजरों से अपने असिस्टेंट को देखता है। असिस्टेंट हाथ लाते हुए यस बॉस कह के केबिन से चला जाता। आज अपने बॉस की डरावनी आंखें देखकर समीर को डर लगने लगा था। समीर अविनाश के असिस्टेंट का नाम है। वो जल्दी से भागकर बाहर चला गया। उसे अच्छे से पता था जब भी उसके बॉस गुस्से में होती थे तभी उनकी आंखें रेड हो जाती थी। उन्हें अपना गुस्सा किसी ना किसी पर तो निकालना होगा ना। अपनी जान बचाकर असिस्टेंट मैडम को ढूंढने लगा। अब मैडम ही उनके बॉस को शांत करवा सकती थी। लेकिन उसने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मैडम उससे कहीं नजर नहीं आई। जब मैडम उसे नजर नहीं आए तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें छा गई। वो जल्दी जल्दी कंपनी के ओल्ड बॉस को धोने लगा और उनसे पूछने लगा कि आपकी असिस्टेंट अब तक दिखाई क्यों नहीं दी, बॉस उनको बुला रहे। ये सुनकर कबीर के भी माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कुछ आधा घंटा बीतने के बाद उसे इंटरेस्ट से रीना आती हुई दिखाई दी। उसने व्हाइट कलर की जीन्स और पीकॉक कलर का नेट ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आता हुआ था। उस ड्रेस से साइड से 2 कट लगे हुए थे और उसमें से उसकी नाभि साफ साफ रिवीलिंग हो रही थी। आज रीना बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसकी जुल्फी हवा में लहरा रही थी और वह धीरे धीरे कर कबीर की तरफ आ रही थी। कबीर के सामने रीना जैसी ही पहुंची, कबीर उस पर बरस पड़ा, लेकिन रीना अभी शांत खड़ी थी। उसे अपने बॉस का रवैया अच्छे से मालूम था। जब भी परेशान होते तभी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उस पर चिल्लाते। रीना को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। वो पिछले कई सालों से उनके अंदर ही काम किया करती थी, इसलिए इन सब की उसको आदत पड़ चुकी थी। सर, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने आपसे हाफ डे की छुट्टी ली हुई थी और छुट्टी अपने ही दी थी। उसकी बातों से कबीर को भी उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो कहता है, ठीक है ठीक है, कंपनी के नए बॉस आ गए हैं। ये उनके असिस्टेंट है, बॉस तुमको बुला रहे हैं, जल्दी से जाओ वरना बहुत गुस्सा हो जाएगी। यस सर, यस सर कि रीना भागकर सीईओ के केबिन की तरफ चली जाती है। अविनाश अपना सिर चेयर पर टिकाए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। काफी वक्त बीतने के बाद भी केबिन के दरवाजे पर नॉक नहीं हुई तो उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ते बढ़ते 7वें आसमान तक पहुंच गया था।
तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। रीना के कानों में एक खतरनाक कड़क वॉइस सुनाई दी, कम इन। रीना डरते डरते अपने हाथों में दिन भर का शेड्यूल लेकर रूम में अंदर इंटर होती है। अंदर का नज़ारा देखती है, रीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कैबिन के अंदर रोशनी का एक भी कतरा उसे दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसे एक काली परछाई चेयर पर बैठी हुई नजर आ रही थी, नहीं तो सारे रूम में अंधेरा ही छाया हुआ था। क्लोज द डोर मिस रीना। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों पर आज रीना को बहुत डर लग रहा था। जैसी एक कदम आगे बढ़ाती है वो लड़खड़ा आ जाती है। अंधेरा ही इतना था कि उसे कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। देखे कि चलिए मिस रीना, नहीं तो चोट लग जाएगी। जी जी, सर हकलाते हुए रीना बस इतना ही कह पाई। अविनाश उसे डायरेक्शन देते हुए, अंडरस्को 5 स्टेप स्ट्रेट मिस रीना, 2 स्टेप लेफ्ट एंड स्टॉप। बस इतना सा था मिस रीना, आप इतने सालों में यहाँ काम करने के बावजूद आप समझ नहीं पाई। उसकी बातों का लॉजिक समझकर रीना ने अपने गर्दन नीचे झुका ली। उसे ये तो पता चल गया था कि उसका बहुत सनकी है, लेकिन आज पता चला कि वो बहुत बड़ा सनकी है। बचा लो प्रभु, रीना अपने मन में कहती है और उनका दिन भर का शेड्यूल न्यू बॉस को बताना शुरू कर देती है। लाइट लो होती जा रही थी। हवाओं में एक मीठी सी फ्रेग्रेंस घूम रही थी जो कमरे को और भी ज्यादा मदहोश किए जा रही थी। सन्नाटा को चीरकर सिर्फ रीना की आवाज उसके कैबिन में घूम रही थी। अचानक अविनाश अपने चेयर से उठा और रीना के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे पीछे से गले लगाकर उसके बालों को साइड कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसके एक्शन से रीना घबरा गई और पलटकर उसे हैरानी से देखने लगी। रीना हड़बड़ाकर अपने न्यू बॉस का दिन भर का शेड्यूल ले कैबिन की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने रूम में कदम रखा वैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। अंधेरा देखकर वो डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ी रही थी कि किसी से चीज से टकराकर हड़बड़ा गई। फिर उसकी कानों में एक दमदार और खतरनाक आवाज सुनाई दी, 5 स्टेप स्ट्रेट, 2 लेफ्ट स्टेप एंड स्टॉप अंडरस्को। वो कमांडिंग वॉइस सुनकर ही रीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने मन में ही कहने लगी, अंडरस्को बचा लेना प्रभु, मुझे इस मेरे न्यू बॉस से पता नहीं क्या क्या करवाएगा। मुझे तो बिल्कुल पागल लगता है। लगता क्या है, ये तो पूरा का पूरा पागल है। फिर अपने हाथ की फिंगर क्रॉस करते करते आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई। येलो धीमे धीमे लाइट जल रही थी, कभी जलती कभी बुझती, यह सब चल ही रहा था क्योंकि उसका स्विच अविनाश के हाथों में जो था और वह उसे ऑन ऑफ किए जा रहा था, जिससे कि रीना उसका चेहरा साफ साफ ना देख पाई और रीना अविनाश का दिन भर का शेड्यूल उसे बताने लगी। अविनाश अपनी आंखें बंद कर चेयर पर सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में स्विच था जिससे वो ऑन ऑफ बटन प्रेस किए जा रहा था। उसके कानों में रीना की मधुर स्वीट वॉइस सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई संगीत बज रहा हो। कमरे में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दी। उसी शांति को चीरते हुए वह सिर्फ रीना की आवाज सुनाई दे रही थी। रीना उसे अपना दिन भर का शेड्यूल बता ही रही थी कि तभी अविनाश अपने चेयर से उठा और रीना के पीछे आकर खड़ा हो गया। इसका रीना को भी अंदाजा नहीं हुआ। अविनाश अपनी लंबी गहरी गहरी गर्म सांसें रीना की गर्दन पर डालते हुए एक हाथ से उसकी कमर को पकड़े अपनी छाती से सट लेता है और अपने एक हाथ से उसके बालों को साइड कर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। ऐसा करने से रीना के शरीर पर रोंगटे खड़े होने लगे और एकदम से अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन ऐसा करने से अविनाश का हाथ उसकी कमर पर कसते जा रहा था। उसकी गर्म हथेली रीना के नाभि को सहला रही थी जो सिर्फ एक नेट के कपड़े से ढकी हुई थी। रीना बेचैन होने लगी थी। वो उसे छुड़ाने के लिए मशक्कत करे जा रही थी, लेकिन उसके दुबली पतले शरीर से उसे दूर हटाना नामुमकिन सा हो रहा था। तभी उसकी कानों में एक बेहद सेडेक्टिव आवाज वो सुनाई, अंडरस्को बेबी, डोंट मूव, नहीं तो तुम मेरे अंदर के तूफान को नहीं झेल पाओगी जो इतनी महीनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसकी बातें सुन ना जाने रीना के माथे पर बल पड़ गए और माथे पर कुछ पसीने की बूंदें छा गईं। उसकी छाती डर से ऊपर नीचे होने लगी। उसकी सांसें तेज रफ्तार में चलने लगी जैसे कोई बुलेट ट्रेन। धक धक धक। उसके दिल की धड़कनों का शोर सुन अविनाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। बेबी, लगता है इतने महीनों बाद भी तुम्हारा दिल मेरे यूं तुम्हें छूने के एहसास से ही धड़कने लगता है। कब से मेरा दिल तुम्हें ऐसे छूने के लिए मचल रहा था। तुमने मुझे तड़पने पर मजबूर किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना जान। सजा? उसका ये बुदबुदाना अविनाश के कैसे ना भला सुनता। उसकी दिल की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। वो एक पल के लिए तो सांस लेना ही भूल गई जब उसकी कानों में एक बार सुनाई दिया सजा।
वह शांत पड़ चुकी थी, ना सांस ले रही थी ना सांस छोड़ रही थी, उसका पेट अंदर तक धंस चुका था। जब अविनाश ने महसूस किया तो उसके हाथ उसके पेट पर फिरने लगे और उसके हाथ से उसके बालों को पीछे कर उसकी ड्रेस की जिप को खोलने लगा। लेकिन फिर भी रीना ने कोई हरकत नहीं की। वैसे ही डरेसे में एक ही जगह भूत बनकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो थी सजा, सजा। अविनाश ने उसके ड्रेस की जिब नीचे कर ली थी, जिससे उस डिम लाइट में रीना का बदन उसे दिखाई दे रहा था। उसके ड्रेस को थोड़ा नीचे कर अविनाश पीछे से उसके पीठ को चूम रहा था, लेकिन रीना के मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। दूसरी तरफ खंडहर नुमा जगह में शेखर एक पानी का जग पूरा का पूरा रामिया के चेहरे पर उड़ेल देता है। उसे उड़ेल कम भिगो ज्यादा रहा था, जिससे कि रामिया की गोरी स्किन साफ साफ नजर आ रही थी। भीगने की वजह से उसके शर्ट पूरी तरह से उसके जिस्म पर चिपक गई थी और पूरी तरह रिवीलिंग हो रही थी। चिपकने की वजह से उसके शरीर के परफेक्ट उभार साफ साफ शेखर की आंखों के सामने थे, लेकिन उसकी आंखों में दूर दूर तक उसे पाने की चाहत दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में गुस्सा ही था। वो पानी का पूरा जग उसके शरीर पर उड़ेल देता है, जिससे कि उसकी वाइट शर्ट से उसकी रेड कलर की ब्रा साफ साफ दिखाई दे रही थी। ब्रा से ऊपर जागते हुए उसके बड़े बड़े ब्रेस्ट, जो एक नज़र में किसी को भी पागल बना सकती हैं। लेकिन शेखर इन चीज़ों से 2 कदम आगे ही रहता था। वो अंडरवर्ल्ड में इतना फेमस था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनी बेटी यो को उसको रिझाने के लिए भेज देते थे, लेकिन शेखर हमेशा से ही उनसे दूरी बनाकर चलता था। ऐसे ही नहीं, वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह कहलाता था। उसकी जिंदगी में मैटर करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है, जिसका नाम एंजल है, जो किसी एंजल से कम नहीं है। वो सिर्फ 5 साल की है, जिसके लिए इस दुनिया में शेखर का दिल तड़पता था। उसके दिल में सिर्फ अपनी एंजल के लिए जगह थी। उसके सिवा इस दुनिया में उसके दिल में कोई भी मैटर नहीं करता, कौन जिए या फिर कौन मरे। शेखर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। उसका नाम भी तरुण के थोड़ा नीचे ही आता है। तरुण का खास दोस्त होने के साथ साथ तरुण के सारे इल्लीगल काम शेखर ही संभालता है। तरुण और शेखर बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए वक्त आने पर जान भी दे सकते हैं। शेखर की शादी को 6 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन किस्मत के खेल ने ऐसी करवट ली जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी को खोना पड़ा, जिसे वह इस दुनिया में बेइंतहा प्यार करता था। जाते वक्त बस उसने ये की वादा लिया था कि वो कभी भी अपनी बेटी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। रामिया का पूरा शरीर शेखर के सामने रिवील हो रहा था, लेकिन शेखर की नज़रों में दूर दूर तक लस्ट उसे दिखाई नहीं दे रही थी। रामिया गुस्से और शर्म के कारण लाल हुई जा रही थी। जब उससे एहसास हुआ कि पानी उसकी छाती से होते हुए उसके कमर से नीचे जा रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पानी सीधा उसके चेहरे पर गिरने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। जाहिल इंसान, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? किसी लड़की के ऊपर ऐसे पानी कौन गिराता है? गिराया तो गिराया, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो बेशर्म इंसान? कभी अपनी जिंदगी में लड़की नहीं देखी क्या? उसकी बातें सुनकर शेखर को गुस्सा आने लगा था और वह गुस्से से और भी ज्यादा लाल दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह उसे ऐसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते घूरते कहता है, अंडस्को मिस रामिया, अगर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आओगी ना तो भी मैं तुम्हारे शरीर को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ तो क्या, एक नजर उठाकर देखूंगा भी नहीं। अंडस्को। उसकी बातों से रामिया को भी गुस्सा आने लगा था और वह भी चिल्लाकर कहती है, अंडस्को, और मैं तो मरी जा रही हूँ तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के आने के लिए। अगर तुम इस दुनिया की आखिरी आदमी भी होंगे ना तो भी मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। और अपने दिमाग में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे मिस्टर किडनैपर? और दुनिया में मुझे चाहने वाले कम नहीं हैं जो मैं तुम जैसे के गले नहीं मुंह लगाऊंगी। शेखर गुस्से में तम तम आते हुए अपने एक हाथ बड़ा उसके गालों के बीचों बीच दबाकर उसका जबड़ा कसकर दबा देता है और उससे कहता है, अंडस्को कि इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझसे दूर रहोगी तो जिंदा रहोगी, नहीं तो इस दुनिया में कहीं नजर नहीं आऊंगी। दर्द तो रामिया को बहुत हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अगर दर्द दिल में हो रहा हो तो शरीर के जख्म से कोई असर नहीं पड़ता। कम उम्र में ही रामिया ने बहुत ऐसा सह लिया था कि अब उसे इस दर्द की आदत सी होने लगी थी और उसे वह दर्द अपना सा लगने लगा था। एक यही दर्द था जो दिन रात उसके साथ रहा करता था। सुख तो उसके नसीब में दूर दूर तक नहीं था। जब से उसे समझना शुरू हुआ था तब से उसने अपने आसपास के माहौल को परखना शुरू कर दिया था। अपने पिता की असलियत से वो पहले से ही वाकिफ थी, इसलिए उससे दूर रहने के लिए उसने घर छोड़ा था और बिना किसी को कुछ कहे वहां से चली गई थी। लेकिन उसका नसीब इतना बदकिस्मत था कि वो जितने सबसे दूर चली जाती उतनी ही उन लोगों के करीब आ जाती।
जिंदगी सिर्फ उसकी आंख में चोली खेल खेल रही थी, ना चैन से जीने दे रही थी ना मरने। और आज तो कमाल हो गया, एक ऐसे इंसान के चंगुल में फंस गई जिसके वहां से जाना दूर दूर तक उसके नसीब में नहीं था। वो अपने जिंदगी को कुसे जा रही थी। आखिर क्यों पैदा हुई, पैदा होते ही मर गई होती तो अच्छा होता, ये तो दिन उसे नहीं देखना पड़ता। उधर कंपनी में जब कुणाल को पता चला कि तरुण बिजनेस के सिलसिले में स्विट्जरलैंड चला गया है, वो बहुत खुश था और उसे दिया से अकेले मिलने का चांस जो मिल गया था। दिया तरुण के डेस्क पर बैठकर कुछ फाइलें पढ़ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तरुण को वो जब जब घर पर ऑफिस का काम करते देखती थी तब वो कुछ फाइलें देख लिया करती और समझने की कोशिश किया करती थी। उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन कुछ उसकी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। वो अभी फाइल देख ही रही थी कि तभी केबिन के दरवाजे पर नॉक हुई। अंडस्को, वो कमीन कह देती है बिना फाइल से ऊपर सर उठाए। वो भी फाइल देख रही थी, तभी दरवाज खोलकर कुणाल अंदर आता है। जो काफी वक्त बीत जाने के बाद भी आगे से कोई आवाज नहीं आती तो दिया ऊपर देखती है तो उसके सामने कुणाल खड़ा हुआ था, जो कब से उसे ये निहारे जा रहा था। दिया उसे सवालिया नजरों से देखकर जैस पूछना चाहती हो, अंडस्को क्या कुछ काम है? उसने पूरी तरह से कुणाल को इग्नोर कर दिया। वह भूल जाना चाहती थी कि कुणाल ने उसके साथ क्या हरकत करने की कोशिश की थी पार्टी में। कुणाल उसकी इग्नोर को साफ साफ महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह भी अपने प्रोफेशनल के साथ कहता है, अंडस्को हेलो मैम। उसका यूं प्रोफेशनल अंदाज देख दिया भी उसे हेलो के देती हैं और फिर अपने काम में लग जाती हैं। वह उससे कहती हैं, क्या आप यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आए थे? कुणाल उसे कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। दिया उसकी इतनी फ्रेंडली बातें सुन दिया अपना सिर फाइल से ऊपर उठाकर उसे देखती है, जैसे पूछना चाहती हो, क्या मैं आपकी फ्रेंड हूँ जो आप मुझे इस तरह से बात कर रहे हैं? धक 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 धक। अपने जिस्म पर किसी का हाथ, ये सोचकर ही रीना की सांसें धीरे धीरे कर बंद होने लगी थी। किसी के होठों का एहसास अपने गर्दन पर महसूस कर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तुमने मुझे जिस तरह से तड़पने के लिए छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए किस तरह तड़पता रहा हूँ। यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ कि मैं तुम्हारे किए उस हर चीज की सजा तुम्हें दूंगा। सजा का नाम सुनते ही रीना का दिल धक से रह गया। उसे एहसास हो गया था कि उसके पीछे कौन है। वो अपने सपने में भी उस इंसान का नाम नहीं सुनना चाहती थी, वही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सोचकर ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके होंठ धीरे धीरे अपनी जगह रीना के जिस्म पर बना रहे थे। धीरे धीरे वह मदहोश हुए जा रहा था। अविनाश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस ली थी और अपने सामने पलट धीरे धीरे कर अपना हाथ उसके ऊपर तक ले जाने लगा। उसकी हाथ धीरे धीरे कर रीना के ब्रेस्ट तक जा रहे थे, लेकिन रीना उसे रोकने की 1% भी कोशिश नहीं कर रही थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी रीना की जो उससे चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही थी। अब उसकी होंठ रीना के गर्दन से होते हुए उसकी कॉलर बोन तक आ गई और जब अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसों का एहसास हुआ तो अविनाश रीना के होठों की तरह बढ़ गया। उसने एक हाथ से उसकी बालों को पकड़ खींच लिया, जिससे कि दर्द से रीना की आहें निकल गई। और जैसे ही बाल खींचने से उसका चेहरा ऊपर उठा तो अविनाश ने दूसरे ही पर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और दूसरा हाथ उसकी ब्रेस्ट पर। उसका चेहरा जैसे ही ऊपर उठा, अविनाश ने बिना वक्त गंवाए दूसरे ही पल अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उससे पूरे पैसिनेट के साथ किस करने लगा। लेकिन वो किस में प्यार कम सजा ज्यादा लग रही थी। पहले से ही रीना के हाथ पांव कांप रहे थे। इस एक्शन से तो रीना पूरी की पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ने लगी थी। लेकिन अविनाश अब भी नहीं रुका। उसका एक हाथ उसके ब्रेस्ट पर दबाव बनाए जा रहा था। उसने वैसे ही रीना को ऊपर उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। रीना के दोनों पैर उसके कमर के चारों ओर लपटे हुए थे और वैसे ही किस करते करते अविनाश सीक्रेट रूम में चला गया। रीना की आंखें बंद थी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अविनाश खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। वह वैसे ही चुमते चुमते उसे सीक्रेट केबिन में ले गया और जैसे ही उसने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया तब जाकर रीना ने उसकी शक्ल देखी। शक्ल देखते ही रीना अगले ही पल अपना होश खोने लगी और वह जैसी ही गिरती किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी आगोश में जकड़ लिया। तब तक रीना की आंखें बंद हो चुकी थी। अविनाश धीरे धीरे पैनिक होने लगा था। उसने एक हाथ से रीना को होल्ड किया और दूसरे हाथ से उसकी गालों को अंडस को थपाने लगा, लेकिन रीना होश में नहीं हुई। उसने रीना को अपनी गोद में उठाए बेड पर लिटा दिया और अपनी पॉकेट से फोन ले अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाकर कहने लगा, अंडस को अगले मुझे 5 मिनट के अंदर फीमेल डॉक्टर्स की टीम मेरी केबिन में मौजूद चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने जब भी यह बात सुनी तो उसका दिल हक्का बक्का रह गया। उसने तो सोचा था कि लेडी बॉस गुस्सेल बॉस को शांत कराएंगी, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब क्या किया सर ने वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए किसी को कॉल लगाने लगा और तकरीबन 5 मिनट बाद सब डॉक्टर सफेद कोट में केबिन एंटर हुए। दूसरी तरफ ऑफिस में दिया अभी भी शांत थी। वो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कहती है, अगर तुम्हें काम के सिलसिले में कोई बात नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसका रुखा बर्ताव देख कुणाल को गुस्सा आने लगा था और वो आगे बढ़ तरुण के डेस्क पर अपने हाथों का मुका बनाकर पटकते हुए कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कुछ चाहूंगी? वो प्लीज दिया, अब ऐसे तो मत रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे पहचानती भी नहीं या जानती भी नहीं। क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा मंगेतर था? इससे भी पहले तुम मेरी एक अच्छी दोस्त थी। क्या तुम सब कुछ भूल गई हो या फिर भूलने का नाटक कर रही हो गई तुम्हारी बकवास। मिस्टर कुणाल, मैं आपको नहीं जानती और मैं पहली बार आपसे उस पार्टी में मिली थी। शायद आप भूल रहे हैं कि उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था। शायद आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। आप मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करते। आपसे ज्यादा कैपेबल, होनहार और गुड लुकिंग मेरा बॉयफ्रेंड तरुण है। उसे छोड़कर भला मैं आपके पास क्यों आऊंगी? उस दिन की हरकत में भूल गई थी, लेकिन इस बार अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तरुण की बीवी होने की हैसियत से आपसे कह रही हूँ कि आप अपने भाई की गर्लफ्रेंड से दूर रहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त उसकी आंखों में एक आग धधक रही थी। न जाने क्या था उस आंखों में कि कुणाल भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया, लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए था। कुणाल आगे बढ़ बिना किसी देरी के उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे मोड़ उसके कानों में कहता है, ऐसे कैसे जान तुमसे दूर रहूं? कब से सुन रहा हो तुम्हारा तरुण पुराण, बट डोंट वरी, मैं उसे तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगा और तुम सिर्फ मेरी बनकर होगी। ये कुणाल का वादा है। ये भी जानते हैं कि शेखर और रामिया के दरमियान क्या चल रहा है। शेखर और रामिया आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी शेखर का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखी तो फोन लेकर साइड में बात करने चला गया। वो कुछ देर बाद फिर से वापस आया और रामिया को गुस्से के साथ घूरने लगा। मिस रामिया, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होगा। आपके बगल वाली चेयर पर कोई मेहमान आने वाला है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। शेखर ने ये अल्फाज बड़ी ही तीखे शब्दों में बयां किए थे। रामिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी उसी इंटेंसिटी के साथ आंखों में ज्वाला लेकर शेखर को घुरे जा रही थी। दोनों पीछे हटने वालों में से नहीं थे और उस इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी शेखर की नज़र रमिया के भीगे शरीर पर चली गई। फिर उसने एक गहरी लंबी सांस लेकर वहां से चला गया और दूसरे रूम में जाकर वहां से कुछ कपड़े लेकर आ गया और रमिया के मुंह पर मारते हुए कहने लगा, ठीक करो अपने आप को। रमिया उसे गुस्से में घूरते हुए मन में कहने लगी, बेवकूफ, इंसान अगर हाथ पैर बंधे होंगे तो इंसान कैसे चेंज करेगा? रामिया को अभी भी ऐसे ही बैठे देख शेखर का पारा गर्म होने लगा था। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही रामिया उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, पागल इंसान, दिखाई नहीं देता क्या मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं? इसे निकालो तभी तो मैं चेंज करने जाऊंगी ना। उसकी अपने सामने ऊंची आवाज सुनकर शेखर अपने पीछे रखी गन को निकाल उसके माथे पर पॉइंट करते हुए एक एक बात चबाकर कर कहने लगा, अंडस्को, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगा, और मेरे सामने अपनी आवाज नीचे रखना, नहीं तो अभी के अभी इसमें से सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में घुसाने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रामिया बस उसे देखे जा रही थी। उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। समझ में आए बात या फिर से समझाओ? जामिया सिर्फ पहले नाम है, अपनी गर्दन हिला देती है और फिर हाँ में हिला देती है। पहले तो बहुत जुबन चल रही थी, अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मुंह से बताओ। हाँ, समझ में आए बात। गुड। इतना सुन उसने आगे बढ़ उसके हाथों की रस्सियां और पैरों की रस्सियां खोलने लगा। रस्सियां खोलने के बाद शेखर खड़ा होकर उसके जबड़े को पकड़कर गुस्से से कहता है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी, इसलिए अपनी एनर्जी यहाँ से भागने के लिए वेस्ट मत करो। यहाँ दूर दूर तक जंगली जानवरों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें उनका डिनर बनना है तो शौक से भाग जाओ, इस धरती पर से एक बोझ तो कम होगा। आंखें बड़ी बड़ी कर रामिया शेखर की ही घूरे रही थी और बातें सुन रही थी। उन लोगों के नज़रों में उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं थी, यह उसे समझ आ गया था। उसे किसी भी हालत में इस जगह से भागकर जाना ही होगा।
वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि वो इश्क कैसे से जल्द ही भाग जाएंगी। लेकिन इस जगह से बाहर निकले तो निकले कैसे? उस इंसान ने ऐसी जगह लाकर पटका है जहां से निकलना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन मैं भी रामिया हूँ, अगर मैं इस जंगल से नहीं निकली तो मेरा नाम भी रामिया नहीं। मैंने तो अच्छे अच्छे को सीधा किया है, ये तो फिर किस खेत की मूली है। रामिया यहाँ से भागने का एक से एक बढ़कर प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। रामिया कपड़े ले शेखर की तरफ देख रही थी और शेखर उसकी तरफ। शेखर सवालिया नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या आप तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करने या फिर अपना मन बदल लिया है? रामिया चिढ़कर, करने हैं, लेकिन पहले तुम बाहर चले जाओ, उसके बाद मैं कपड़े बदलूंगी। क्यों, डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा लूंगा? रामिया गुस्से से, डर वो क्या होता है? मुझे बचपन से ही डरने की आदत नहीं है, मैं तो खुद लोगों को डराती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए। पता नहीं कब मेरा दिमाग खिसक जाए और मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ। वॉट? यस, आप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपने सामने पागल लड़की को देखकर वो कुछ कहने वाला था कि तभी उसका फोन बजा। अपने फोन पर घर का नंबर देखकर शेखर के माथे पर बल पड़ने लगे थे और वो साइड में जाकर फोन उठा लेता है। तभी दूसरी ओर से रिसीवर से आवाज आती है, शेखर बाबा, एंजल बेबी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो रोए जा रही है। बस हमने उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो हमारी किसी की नहीं सुन रही, प्लीज आप घर आ जाइए। मीना आंटी की बात सुन शेखर ने तुरंत कॉल कट कर दिया और वहां के बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करते हुए हाथ बढ़ाते हुए बाहर की ओर चला गया। जब रामिया बाहर आई तो सनकी आदमी को, शेखर को अपने सामने ना पाकर खुशी से फूला नहीं समा रही थी और अब वो शांति से यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगी। अंडस्को कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर केबिन से बाहर आती है और सामने खड़े अविनाश को देखकर कहती हैं, मिस्टर मित्तल। अंडस्को, लगता है मैम किसी चीज का बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है। डरने की कोई बात नहीं है, हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। बात का ख्याल रखिए कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, नहीं तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अविनाश सिर्फ अपने हाँ में सिर हिलाता रह गया। उसके जाने के बाद अविनाश रूम में चला गया। जब उसने बिस्तर पर लेटी लड़की को गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि वो अपनी जज्बातों में इतना बह गया कि उसने रीना का ख्याल भी नहीं किया। रीना अभी भी बेहोश थी और वो शायद कोई सपना देख रही थी, इसके चलते उसके माथे पर पसीने की बूंदें जारी थी। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, प्लीज मत करो। आई बेग यू, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बातों को सुन अविनाश को आज जाकर रियलाइज हुआ कि उसने रीना के साथ क्या किया था, जिसकी वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थी, लेकिन अपने गुरूर में वो रीना को दर्द देता रहा। ये भी नहीं सोचा कि वो एक लड़की है और यह सब कैसे झेलेगी। हर लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान और उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है और उसने उसी पर ही घाव कर दिया। उसे तोड़ने के लिए आखिर में इस हद कैसे गिर गया? मैं रीना के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सोचकर ही उसका मन गिल्ट से भर गया। वह आया तो था यहाँ रीना को सजा देने, उसने जो उसे छोड़कर गलती की थी उसका वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का हिसाब रीना से लेना चाहता था। लेकिन रीना की हालत देख अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने रीना को इस हद तक मेंटल टॉर्चर किया कि वो पास आने पर भी कुछ नहीं करती। वैसे की खड़ी रहती। वो एक नज़र रीना को देखता है जो अभी भी बुदबदा रही थी। वो उसके पास उसके सर के सिरहाने बैठकर अपना एक हाथ उसके बालों पर फेराने लगा और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहने लगा, अंडस्को, सॉरी माय लव। शायद ये शब्द कहने मैंने बहुत देर कर दी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें अब दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुमने अविनाश के गुस्से की हद देखी है, लेकिन तुम अब देखोगी उसके प्यार को पाने की सनक और जुनून जो तुम्हें खुद मुझ तक लाएगा। माय लव। अविनाश ने अपनी बाहों में रीना को लेकर वैसे ही उसके बगल में लेट गया और अपना एक हाथ उसके सिर पर फिराने लगा और एक हाथ से उसे अपनी बाहों में खींचकर जकड़ लिया। उसे वैसे ही अपने सीने से लगाए हुए अपने होंठ उसके माथे पर रख देता है और उसके कान में होले से कहता है, जान वेक अप, इसके बाद मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हूँ। तुम्हें दर्द दे रहा था और जब तुम मुझे छोड़कर चली गई उससे दुगना दर्द मेरे सीने में उठा और मेरा दिल और तड़पने लगा।
ऐसे ही उसके बालों पर हाथ फिराते कब उसकी भी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। उसी तरह अपनी बाहों में रीना को लेकर वो सो गया। आज कई महीनों बाद जाकर उसके दिल को सुकून मिला था जिसके लिए वो दिन रात तड़पता रहता था। इसी चीज की कमी अविनाश को इंडिया लेकर आई और वह अपनी अमानत को दिल से पाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि किसी बेजान मूर्त की तरह वह उसके साथ चले। वो रीना से दिल से जुड़ना चाहता था, ना कि उसके सिर्फ जिस्म से। उसे पहले भी रीना के जिस्म से कोई लगाव नहीं था क्योंकि उसने कभी रीना को अपने लायक समझा ही नहीं था। उसने तो बस उस पर शक किया और उसी की सजा वो दिन रात उसे देता रहा, लेकिन उसने अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं की। लेकिन इस हालत में उसने रीना को इस हद तक तोड़ा था कि वह चाहकर भी अविनाश पर प्यार ना कर पाए। अंडस्को तरुण अपने लैपटॉप पर कुछ देखकर अपने आप से ही कहता है, अंडस्को नहीं जान, इस बार नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। अपने आप से भी बढ़कर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं, इसकी जवाब मुझे जानना जरूरी है। अगर इस बार तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली गई तो मैं तुम्हें इस बार कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना। दिया। पीछे खड़ा कपिल तो पहले से ही पसीने से लथपथ था। जब उसने देखा कि कुणाल कैबिन में आया, वो भी बिना नॉक किए, तो अभी से उसे कुछ गलत होने की बैड फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि कुणाल के आने से भी दिया ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया तो उसके दिल को कुछ शांति मिली। उसने अपनी तिरछी नज़र कर तरुण की तरफ देखने लगा, लेकिन बॉस का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तरुण ये सब क्यों कर रहा है। क्या सच में उसे दिया पर भरोसा नहीं, या फिर बात कुछ और ही है। अगले ही पल कपिल की दिल की धड़कन बुलेट की तरह बने लगी। उसे लगा उसका दिल उछलकर मुंह से बाहर ही आ जाएगा। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि अगले ही पल कुणाल ने दिया का हाथ पकड़ लिया था और उसे मोड़ अपनी छाती से सटाकर अपने बेहद करीब कर लिया था। कैमरा का एंगल कुछ ऐसा सेट किया हुआ था कि जिससे लगे कुणाल ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गर्दन को चूम रहा हो। लेकिन दिया अभी भी शांत थी और उससे कुणाल का इस तरह से छूना और किस करना बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उस एंगल से ऐसा लग रहा था कि दिया उसकी करीबी को एंजॉय कर रही थी। हे भगवान, क्या दिखा दिया। दिया मैम, आपने ये क्या कर रही हैं? क्यों सोए हुए शैतान को जगा रही हैं? मगर बॉस को गुस्सा आ गया तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त उनके गुस्से की तपिश को झेलना कपिल के बस की भी बात नहीं है। कपिल अपनी अपनी तिरछी निगाहों से तरुण की तरफ देखना चाह रहा था, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना दिख रहा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई तरुण की तरफ देखें। लेकिन फिर भी अपने बॉस को समझाने की आखिरी कोशिश डरते डरते करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उनके बॉस और दिया मैम को गलत समझे और उनकी दरमियान गलतफहमी जगह ले ले। कपिल हक लाते हुए, अंडस्को लगता है बॉस, कुणाल सर ने जानबूझकर दिया मैम का हाथ पकड़ा हुआ है। ये सब उस कुणाल की साजिश होगी तो उसे कैमेजा के बारे में उसे पहले से ही पता होगा कि आप उन पर नजर रखे हैं, तो ऐसी जानबूझकर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे कि आप दिया मैम को गलत समझे और दिया मैं अब आपको छोड़कर उसकी तरफ चलिए। से रोज से पहले से ही पता होगा कि आप पर नजर रखे हैं, तो ऐसी जानबूझकर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे कि आप दिया मैम को गलत समझे और दिया मैम अब आपको छोड़कर उसकी तरफ चली जाए। अंडस्को लेकिन कपिल की बातों पर का तरुण के ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो बस आंखों में लाली लेकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहा था, या फिर हम कहीं घूरे जा रहा था। अंडस्को रामिया जब चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि शेखर कहीं भी नहीं था। चलो पीछा तो छूटा, अब यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता खोजती हूँ। शेखर ही फुल स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाकर कहीं पर जा रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार उसकी गाड़ी एक आलीशान महल जैसे घर के सामने आकर रुकी। तेजी से अंदर की तरफ जाने लगा। सभी बॉडीगार्ड अपने अपने जगह तैनात खड़े थे। अपने बॉस को यहाँ देखकर सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, लेकिन सभी के रिएक्शन को इग्नोर कर शेखर अंदर की तरफ बढ़ने लगा और सीढ़ियों से होते हुए एक आलीशान कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया, जिसके बाहर एक औरत पहले से ही खड़ी थी और काफी परेशान नजर आ रही थी। उसने शेखर को देखा तो वह तुरंत वहां आए और कहने लगी, शेखर बाबा, शेखर बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, एंजल बेबी किसी की बात नहीं सुन रही, खाना भी नहीं खा रही और अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर अपना काम करिए, मैं देखता हूँ। इतना कहकर दरवाजे पर नॉक करने लगा और कहने लगा, अंडस्को क्या हुआ प्रिंसेस, आप गुस्सा है क्या? क्यों दरवाजा खोल नहीं रही?
क्या ये अच्छी बात है क्या, किसी को तंग करना? चलिए अब आप दरवाजा खोलिए वरना हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। तभी दरवाजा खुलता है और उसे खुलता देख शेखर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है, लेकिन उसे दरवाजे के पार कोई नजर नहीं आता। थोड़ा कंफ्यूज होकर दरवाजे के अंदर चला जाता है और देखता है कि उसकी एंजल कहीं नहीं थी। क्या अब भी आप गुस्सा है आपके डैड से? हम खंडहर नुमा जगह पर रामिया अपने दिमाग में प्लान बना लेती है और उसे एग्जैकेट करने के लिए वो आसपास देखती है, लेकिन उसे सोए हुए पहरेदार के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो खुश हो जाती है कि चलो अब उससे यहाँ से रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ वक्त पहले का याद करती है, जब और सोच रही थी तो उसे बगल वाले कमरे में एक क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली। वो सबसे छुपते छुपाते हुए वो 3 पहरा देने वाले आदमियों को सुला देती है। ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ से निकलना उसके लिए पहली प्रायोरिटी थी, इसलिए वो से खतरा मॉल उनको क्लोरोफॉर्म सुगा लिया और बचते बचाते हुए वहां से निकल गई। जब उसने बाहर देखा तो अंधेरा छाया हुआ था। भेड़ियों की आवाज से उस जगह को बेहद डरावने बना रही थी। यह सुनकर तोरा रामिया के हाथ पैर कांपने लगे। कुणाल की बातें सुन दिया गुस्से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कुछ चाहूंगी? वो प्लीज दिया, अब ऐसे तो मत रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे पहचानती भी नहीं या जानती भी नहीं। क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा मंगेतर था? इससे भी पहले तुम मेरी एक अच्छी दोस्त थी। क्या तुम सब कुछ भूल गई हो या फिर भूलने का नाटक कर रही हो गई तुम्हारी बकवास। मिस्टर कुणाल, मैं आपको नहीं जानती और मैं पहली बार आपसे उस पार्टी में मिली थी। शायद आप भूल रहे हैं कि उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था। शायद आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। आप मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करते। आपसे ज्यादा कैपेबल, होनहार और गुड लुकिंग मेरा बॉयफ्रेंड तरुण है। उसे छोड़कर भला मैं आपके पास क्यों आऊंगी? उस दिन की हरकत में भूल गई थी, लेकिन इस बार अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तरुण की बीवी होने की हैसियत से आपसे कह रही हूँ कि आप अपने भाई की गर्लफ्रेंड से दूर रहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त उसकी आंखों में एक आग धधक रही थी। न जाने क्या था उस आंखों में कि कुणाल भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया, लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए था। कुणाल आगे बढ़ बिना किसी देरी के उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे मोड़ उसके कानों में कहता है, ऐसे कैसे जान तुमसे दूर रहूं? कब से सुन रहा हो तुम्हारा तरुण पुराण, बट डोंट वरी, मैं उसे तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगा और तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। ये कुणाल का वादा है। तरुण अपने लैपटॉप पर सब कुछ देखकर अपने आप से ही कहता है, अंडस्को नहीं जान, इस बार नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। अपने आप से भी बढ़कर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं, इसकी जवाब मुझे जानना जरूरी है। अगर इस बार तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली गई तो मैं तुम्हें इस बार कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना। दिया। पीछे खड़ा कपिल तो पहले से ही पसीने से लथपथ था। जब उसने देखा कि कुणाल कैबिन में आया, वो भी बिना नॉक किए, तो अभी से उसे कुछ गलत होने की बैड फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि कुणाल के आने से भी दिया ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया तो उसके दिल को कुछ शांति मिली। उसने अपनी तिरछी नजर कर तरुण की तरफ देखने लगा, लेकिन बॉस का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तरुण ये सब क्यों कर रहा है। क्या सच में उसे दिया पर भरोसा नहीं या फिर बात कुछ और ही है? अगले ही पल कपिल की दिल की धड़कन बुलेट की तरह बने लगी। उसे लगा उसका दिल उछल कर मुंह से बाहर ही आ जाएगा। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि अगले ही पल कुणाल ने दिया का हाथ पकड़ लिया था और उसे मोड़ अपनी छाती से सटाकर अपने बेहद करीब कर लिया था। कैमरा का एंगल कुछ ऐसा सेट किया हुआ था कि जिससे लगे कुणाल ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गर्दन को चूम रहा हो। लेकिन दिया अभी भी शांत थी और उससे कुणाल का इस तरह से छूना और किस करना बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उस एंगल से ऐसा लग रहा था कि दिया उसकी करीबी को एंजॉय कर रही थी। हे भगवान, क्या दिखा दिया! दिया मैम, आपने ये क्या कर रही हैं? क्यों सोए हुए शैतान को जगा रही हैं? मगर बॉस को गुस्सा आ गया तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त उनके गुस्से की तपिश को झेलना कपिल के बस की भी बात नहीं है। कपिल अपनी अपनी तिरछी निगाहों से तरुण की तरफ देखना चाह रहा था, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना दिख रहा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई तरुण की तरफ देखें। लेकिन फिर भी अपने बॉस को समझाने की आखिरी कोशिश डरते डरते करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उनके बॉस और दिया मैम को गलत समझे।
और उनकी दरमियान गलतफहमी जगह ले ले। कपिल हक लाते हुए, अंडरस्को, लगता है बॉस, कुणाल सर ने जानबूझकर दिया मैम का हाथ पकड़ा हुआ है। ये सब उस कुणाल की साजिश होगी तो उसे कैमेजा के बारे में उसे पहले से ही पता होगा कि आप उन पर नजर रखे हैं, तो ऐसी जानबूझकर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे कि आप दिया मैम को गलत समझे और दिया मैम आपको छोड़कर उसकी तरफ चली जाए। उन्हें पहले से ही पता होगा कि आप पर नजर रखे हैं, तो ऐसी जानबूझकर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे कि आप दिया मैम को गलत समझे और दिया मैम अब आपको छोड़कर उसके पास चली जाए। अंडरस्को। लेकिन कपिल की बातों पर का तरुण के ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो बस आंखों में लाली लेकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहा था, या फिर हम कहीं घूरे जा रहा था। गेट आउट। तरुण की आवाज में इतनी कोल्डनेस थी कि एक पल के लिए कपिल भी घबरा गया। कपिल जल्दी से रूम से बाहर चला गया। जैसे ही कपिल मेन दरवाजा लॉक किया, वैसे ही तरुण ने अपने सामने रखा लैपटॉप तो रूम की दीवार पर देकर पटक दिया। हाउ डेयर यू कुणाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि तुम उसका हाथ भी अब पकड़ने लगे। और क्या कहा तुमने कि तुम मुझे उससे दूर करोगे? अब देखना कैसे तुम्हें उससे दूर करता हूँ। एक मिस्टीरियस स्माइल उसके चेहरे पर छा गई। तभी एक परछाई खिड़की के बाहर दिखी और पलक झपकाते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। वो अपना सिर झुकाते हुए, मास्टर, हमने उस लड़की को किडनैप कर लिया है, लेकिन उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता चली है कि वो अपने बाप की तरह नहीं है। अपने बाप से वो पिछले 10-15 सालों से अलग रही थी और उससे कुछ भी संबंध नहीं रखा। ठीक है, शेखर को इन्फॉर्म कर दो, उस पे सिर्फ नजर रखो, उसे कुछ भी मत करना। हमारी दुश्मनी उसके बाप के साथ है, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अंडरस्को। जी मास्टर। और हाँ, उस कुणाल पर नजर रखो और उससे दिया से दूर रखना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो मेरी दिया के आसपास भी जाए। जी मास्टर। ओल्ड कपूर मेंशन कुछ हलचल? मास्टर, आपकी दादी ने ही परमिशन दी कुणाल सर को दी है, इसलिए उन्होंने कपूर इंडस्ट्री ज्वाइन की है। वो कुछ वक्त कुणाल सर का परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर उन्हें परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट की हेड की पोजीशन सौंपें या नहीं उसका डिसीजन लेगी। कुणाल सर को कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने उनको और उनके बेटे को भी हिदायत दी है कि आप पर कोई भी चाल ना चले, नहीं तो वो उन्हें अपने खानदान से बेदखल करेगी। मेरी दादी माँ सिर्फ अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती ही, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो उनके डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये सब पावर और सत्ता के लालच में कहाँ तक पहुँचेंगे। उन्हें संभालने के लिए मेरी दादी ही काफ़ी है। मेरी दादी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। ऐसी ही नहीं, वो फैमिली हेड की पोजीशन पर वो अच्छे से जानती है कि कौन इस खानदान की भलाई के बारे में सोचता है और कौन उसे बर्बाद करने के लिए। इसीलिए वो कभी भी हेड की पोजीशन कुणाल को नहीं देगी। लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। वो बाप बेटे कुछ भी करके मुझे हेड की पोजीशन से हटाने की प्लानिंग करेंगे जरूर। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो क्या करेंगे मुझे पोजीशन से हटाने के लिए। लेकिन मुझे डर है कि पावर और सत्ता के लालच में वो दोनों दादी को कुछ ना करें, इसलिए तुम उन पर नजर रखो, क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। वो कुछ भी कर सकते हैं पोजीशन पाने के लिए, अपनी माँ को भी मार सकते हैं और अपने बेटे को भी, जो अब उनका पोजीशन पाने का मोहरा बन चुका है। अब जाओ। इसे ही 2 दिन बीत गए ना तो तरुण ने दिया को कॉल किया, नहीं उसका कॉल रिसीव किया। दिया परेशान हो चुकी थी। तंग आकर उसने कपिल को कॉल कर दिया। कपिल, अंडरस्को तरुण कहाँ है? वो मेरा फ़ोन क्यों उठा नहीं रहा? मैम, तरुण सर का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका कॉल आया था, कपिल हकलाते हुए कहते हैं। क्या तरुण का एक्सीडेंट हो गया है और तुम मुझे अब बता रहे हो ना? सॉरी मैम, तरुण सर ने आपको कुछ भी बताने से ही मना कर दिया था। जरूर मैं अभी आ रही हूँ वहाँ। इतना कि उसने बिना कुछ सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैम, कपिल सिर्फ मैम ही करता रहा। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही दिया ने कॉल कट कर दिया था। कपिल अपनी लाचारी भरी नजरों से तरुण की तरफ देखकर कहने लगा, अंडरस्को बॉस, वो मैम यहाँ आने के लिए निकल गई हैं। तरुण के मेंशन में, जहाँ अभी वो रूम में ही रुका हुआ था और यहाँ से ही अपने सारे काम कर रहा था। उसे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो सिर्फ ये चाहता था कि दिया उसके पास चली आए, और ऐसा ही हुआ। दिया ने जब तरुण के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वह बिना वक्त गवाए तरुण के प्राइवेट जेट से स्विट्जरलैंड के लिए निकल गई। कपिल को जब पता चला उनकी मैम यहाँ आना चाहती हैं, तब उसने ही उनके लिए प्राइवेट जेट अरेंज किया था और उसी में बैठकर दिया आई थी।
जैसे ही दिया ने उस मेंशन में अपना कदम रखा वो भागकर रूम में चली गई। जब उसने अपने सामने तरुण को बैठा हुआ देखा जो लैपटॉप पर कब से अपने ऑफिस का वर्क किए जा रहा था, पहले तो दिया उसे देखकर खुश थी, लेकिन अब गुस्से से भर गई थी। वो सीधा चलकर तो रूम के सामने खड़ी हो गई और उसके हाथों से लैपटॉप छीन बगल वाले कॉफी टेबल पर रख उसकी गोद में जाकर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। शायद तरुण ही इसी के लिए तरस रहा था, वह भी दिया की किस को महसूस कर रहा था, जैसे इसके लिए वह 2 दिन से तड़प रहा हूँ और जिससे वह मिल गई हो, किसी प्यासे को कुआं मिले जैसे। दिया को जैसे ही पता चला तरुण का एक्सीडेंट हुआ है को तब से उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था और उसने बिना कुछ सोचे समझे स्विट्जरलैंड जाने का फैसला कर लिया था। इस बात से अनजान कि तरुण दिया को खुद स्विट्जरलैंड बुलाना चाहता था। दिया के पास तरुण एक पल के लिए भी वो उस कुणाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही दिया को कपिल से पता चला है कि तरुण का एक्सीडेंट हुआ है, तभी कपिल ने दिया मैम के लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया था तरुण के कहने पर, और उसी में बैठकर वो स्विट्जरलैंड चली आई। जैसे ही दिया स्विट्जरलैंड पहुंची तभी उसके सामने गाड़ियों की कतार खड़ी हुई थी। वो सीधा जाकर कार में बैठ गई। वो ज्यादा हैरान नहीं थी क्योंकि तरुण के साथ वो अक्सर कहीं भी इसी तरह जाती थी। दिया को इन सब की आदत थी, अगर नहीं भी हुई तो तरुण ने उसकी आदत बदल दी थी इन पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों में ऐसी अनगिनत आदतों को दिया ने तरुण की वजह से बदल दिया था। दिया की गाड़ी जैसी ही तरुण के विला के सामने रुकी, जैसे ही दिया कार से निकली, सामने का विला देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पहले उसने एक बार तरुण से ऐसे ही कह दिया था कि अगर वो घर से निकलकर अपने लिए एक घर बनाती तो उसका घर ऐसा होता जो बिल्कुल सामने वाले विला के जैसे ही लग रहा होता या फिर दिख रहा होता। दिया इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो बाहर का व्यू देखकर ही समझ गई थी कि तरुण ने यह विला उसकी पसंद का बनाया हुआ था। जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, दिया की धड़कन भारी सी महसूस होने लगी थी। तरुण दिया को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, और वो पिछले 3 सालों में उसने उसको समझने की कोशिश भी नहीं की और हमेशा ही उसे कुछ भी बोलती रही। धीरे धीरे कर विला की एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी। उस विला में कोई नहीं था इस वक्त। जैसे ही दिया दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, वैसे ही दरवाजा ऑटोमेटिक डोर ओपन हुआ। दिया ऐसे देखकर पहले तो शॉक हो गई, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि यह ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है जहां से तरुण बैठकर ऑपरेट कर रहा है, और उसे उसके आने की खबर पहले ही मिल चुकी है, जिससे कि वो उसका वेलकम इस मेंशन में कर रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने एक कारपेट बिछाया हुआ था जो सीढ़ियों से होते हुए या फिर हम कहें हॉल से होते हुए इस सीढ़ियों से ऊपर तक जा रहे थे, और उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। दिया ने अपना पैर उन पंखुड़ियों पर रखा जिससे कि उसकी आंखें बंद हो गई। उसके एहसास होते हुए वो पूरे मेंशन में गुलाब की महक महकती रह गई। जैसे जैसे दिया के कदम उन पंक्तियों पर पड़े जा रहे थे, वैसे वैसे ऊपर से पंखुड़ियों की बरसात होती जा रही थी। वहां से होते होते हुए दिया सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। सीढ़ियों से होते हुए एक रूम के बाहर खड़ी हो गई। जैसे उसने एक रूम खोला, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और बड़ा सा मास्टर रूम दिखाई दिया। जैसे ही दिया रूम में एंटर हुई, उसके सामने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने एक लड़का अपने थाई पर लैपटॉप ले उस पर कुछ काम कर रहा था। जब दिया को यह महसूस हुआ कि अपने सामने कौन है, तो उसकी आंखें पहले तो शौक से बड़ी हो गई, लेकिन फिर गुस्से से भूल गई। उसका गाल गुस्से में फूले हुए गुब्बारे की तरह दिख रहा था। वो दन्नाते हुई रूम में एंटर हुई और सीधा जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। तरुण ने दिया को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इससे दिया को और भी गुस्सा बढ़ गया। गुस्से से तमतमाते हुई और सीधा जाकर उनके सामने खड़ी हो गई, लेकिन तरुण ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। ये देखकर दिया का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। उसने आव देखा ना ताव तो तरुण के हाथों से लैपटॉप ले साइड में रख दिया और उसकी गोद में जाकर बैठ गई। तरुण उसके एक्शन देख पहले तो शॉक हो गया। उसे पता था दिया ऐसा ही कुछ भी नहीं करेगी। तरुण भी सही था, दिया ऐसा कुछ भी नहीं करती अगर तरुण उसे इग्नोर ना करता तो। दिया तरुण चिन पर अपनी उंगली रख उसका सर ऊपर उठाते हुए कहती है, को क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन अभी भी तरुण खामोश सा बैठा हुआ था और अपनी खाली आंखों से दिया को ही देखे जा रहा था। दिया तरुण को देखे जा रहा था। दिया भी उसकी आंखों में खो सी चली गई थी। एक पल के लिए तो तरुण भी दिया की आंखों में खो सा गया था, लेकिन बार बार उसे कुणाल का दिया कहना याद आ रहा था, इसलिए वो फिर से गुस्से में आ गया। को तरुण, ये क्या हरकत थी? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे कपिल नहीं बताता तो मुझे कभी पता नहीं चलता और तुम भी मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। दिया ने शिकायती लहजे में तरुण से कहा।
अंडरस्को कि तुम खामखा परेशान हो जाओगी और मैं अपनी जान को परेशान होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मना किया था कपिल को कुछ भी बताने से। तरुण ने आगे बढ़ दिया को गले लगाया, लेकिन दिया ने सिर्फ तरुण को हक करने दिया। उसकी नाराजगी को भाप कर तरुण कर दिया के कानों में कहता है, अंडरस्कोर आई एम सॉरी जान। अगर मुझे पता होता कि तुम इस बात से नाराज हो जाओगी तो मैं कपिल से पहले ही तुमको यहाँ बुलाने के लिए कह देता। मुझे पता है मेरी जान को कैसे मनाना है। इतना कि उसने आगे बढ़ तरुण ने आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। तरुण दिया के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर कुआं मिल गया हो। वह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 2 दिन उसने कैसे निकाली वो सिर्फ वो ही जानता था। और जब कुणाल ने दिया हाथ पकड़ा उस वक्त तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने आसपास की कीमती चीजों को पटक पटक कर फेंकने लगा। तरुण अपनी जिभ दिया के माउथ के अंदर उसके हर कोने को छू रही थी, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। दिया और तरुण की जिभ एक साथ खेल रही थी। दोनों पूरे पेशेन्नत के साथ ही एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। दिया तो तरुण के ऊपर गोद में पैरों को साइड करते हुए दोनों बैठी हुई थी। जैसे ही दिया को अपने नीचे गर्माहट फील हो और उसे तरुण की हार्डनेस वक्त के साथ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। दिया का एक हाथ तरुण के गदन के पीछे की साइड को सहला रहा था, वह दूसरा बालों में खेल रहा था। दिया के इस तरह से बालों को सहलाने सिर्फ तरुण की मदहोशी उस पर भारी पड़ने लगी थी। तकरीबन 25 मिनट तक दिया को किस करने के बाद भी उसका मन उसे किस करने का हो रहा था। तरुण अपनी बाहों में दिया को उठा बिना उसकी किस को ब्रेक किए हुए वॉशरूम में ले जाने लगा। तरुण वैसे ही गोंद में दिया को अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगा और ठंडा शावर ऑन कर दिया कि जिस्म पर जैसे जैसे शावर का ठंडा पानी आ गिरा। ठंडे पानी की वजह से दिया का जिस्म कांपने लगा था, लेकिन फिर भी तरुण के होठों की गर्माहट पाकर वह शांत खड़ रही और उसे पूरी पैशनेट के साथ चूमने लगी। शावर का पानी दिया और तरुण के ऊपर गिर जा रहा था और किसी मोतियों की तरह चमक रहा था। ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों पानी से भीगे हुए थे। उनके कपड़े आपस में चिपके हुए थे जिसके चलते उनके उभार साफ में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। तरुण का शरीर धीरे धीरे कर गर्म होने लगा था, जिसका एहसास दिया को भी हो गया था, लेकिन इस वक्त वो तरुण को प्यार करने में बिजी थी। तरुण के हाथ धीरे धीरे कर दिया के उभारों को छू रहे थे, छू कम मसल ज्यादा रहे थे, जिससे कि दिया की आहें उस बाथरूम में पूरी गूंज रही थी। लेकिन उसकी आहें बस उसके मुंह में ही रह जाती थी, क्योंकि तरुण उसके होठों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे कर तरुण का हाथ दिया के बेस्ट तक पहुंच चुके थे और रव पे ओ की मात्रा उसे वक्त के साथ और भी जोरों से दबा रहा था। उस वो क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिससे कि तरुण ने उसके होठों को छोड़ उसके क्लीवेज को चूमने लगा था। तरुण के होठों दिया के क्लीवेज को काट सक और चूम रहे थे, जिससे कि दिया की आह और भी जोरों से सुनाई दे रही थी। उसके दिया को अपने और बाथरूम की दीवार से सटा लिया था और उसके क्लीवेज को पागलों के चूमे जा रहे था। तरुण उसके होठों को छोड़ उसके क्लीवेज को चूम रहा था। तरुण धीरे धीरे कर दिया के शर्ट को उसके पूरे जिस्म से अलग करना चाह रहे था और उसने वैसा किया भी। उसके हाथ दिया के पैंट को ऊपर से सिंगरा रहे थे, उसके ऊपर से उसके सॉफ्टनेस को फील कर रही थी। जैसे कि दिया की आंखें बंद हो गई। अंडस्को तरुण दिया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहां तक पहुंचने तक उसने अपनी किस को ब्रेक नहीं की। दिया से सिर्फ 2 दिन दूर रहने में ही उसकी जान निकल रही थी। पहले वो बहुत बार ऐसे बिजनेस ट्रिप के लिए जाता था। इनमें महीने और कुछ हफ्ते इस तरह से उसकी बिजनेस ट्रिप चलती थी, लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। हाँ, दिया कि वो फिक्र जरूर करता था, लेकिन उसका रूखा बर्ताव देखकर सब कुछ नजरअंदाज कर वो अपने काम में लग जाता था। दोनों इस वक्त इस तरह आपस में चिपके हुए थे कि उनमें हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। धीरे धीरे कर उनकी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन फिर भी तरुण दिया के होठों को नहीं छोड़ रहा था। तकरीबन 25 मिनट बाद उसने सांस लेने के लिए दिया के होठों को छोड़ दिया। तरुण ने जैसे ही दिया के होठों को छोड़ दिया, वैसे ही दिया अपनी सांसों को काबू कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी इस चीज का फायदा उठाकर तरुण शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी उन दोनों के जिस्म को भिगो रहा था। जैसे ही शावर का ठंडा पानी दिया के ऊपर पड़ने लगा, उसके जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ने लगी। उसके जिस्म पर रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले ही उसके होंठ तरुण के गिरफ्त में आ गए थे। एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर तरुण उसे चूमने लगा था।
ऊपर से ठंडा ठंडा पानी दोनों के जिस्म को भिगो रहा था और तरुण इसी का फायदा उठा उसे पूरी शिद्दत से चूम रहा था। दिया को अपनी पूरी जिस्म पर ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन तरुण के इस तरह किस करने से उसके अंदर गर्माहट पैदा होने लगी थी और वह अपने ऊपर पड़ते पानी को इग्नोर कर तरुण के किस में मदहोश हुए जा रही थी। खुद ब खुद उसके हाथ तरुण के बालों को सहलाने लगे और उसके होंठ तरुण के होठों पर उसी पैशन के साथ किस करने लगे। तरुण ने दिया को उठाकर खुद के और दीवार के बीच में सटा लिया और खुद उसको ऊपर उठा उसको किस करने लगा। दिया के पैर तरुण के चारों ओर लिपट गए थे। पानी की वजह से दिया और तरुण के कपड़े एक दूसरे के जिस्म से चिपके हुए थे, जिससे कि उनके उभार साफ साफ नजर आ रहे थे। शावर के पानी में भीगने की वजह से उसकी चेस्ट रिवीलिंग हो चुका थी, जिसमें से उसकी ब्लैक कलर की ब्रा साफ साफ दिखाई दे रही थी और तरुण का सीना ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसकी लंबी चौड़ी छाती दिया के सामने थी। उसकी छाती पर पानी की बूंदें से बरस रहे थे जैसे कि बरसात। पानी उसके बालों से होते हुए उसके पूरे जिस्म को भिगो रहा था, इसलिए दिया की पहली नज़र उसकी छाती पर चली गई। उसकी छाती पर ही उसकी नज़र ठहर सी गई। उसने उसकी खुली हुई छाती पर उसने अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। तरुण को जब अपनी छाती पर दिया के होंठ महसूस कर तरुण की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और दिया के होठों की छुअन को महसूस करने लगा। तरुण के हाथ धीरे धीरे दिया के जिस्म पर चलने लगे। तरुण ने अपना एक हाथ पीछे से उसकी कमर में डाल उसको सहलाने लगा। उसके छुअन से दिया के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई। तरुण के हाथ रे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने होठों को दिया और के होठों से अलग कर थोड़ा नीचे झुक लगा। अब तरुण का मुंह दिया के बेस्ट पर थे और ऊपर से ही उसे चूमे जा रहा थे। फिर धीरे धीरे किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन तक पहुंच गया और अपने दांतों से उस बटन को निकालने लगा। थोड़ी मशक्कत करने के बाद फाइनली जाकर तरुण ने के दांतों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने दिया की शर्ट के पहले 2 बटन खोल दिए थे। तरुण के सामने दिया की रिवीलिंग चेस्ट आ चुकी थी, जिसमें से उसके बेस्ट और क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहा था। तरुण दिया को जितना भी पाता उतना ही उसे कम नजर आता। उसने अपने होठों को दिया के क्लीवेज पर रख दिए और उसे चूमने लगा। पहले तो वो बहुत प्यार से उसे चूम रहा था, जिससे कि दिया के शरीर में गुस्सबमज़ आने लगे। उसने अपनी मदहोशी परी आवाज में कहा, अंडस्को बेबी डोंट, कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? अंडस्को, मुझे अच्छे से बताओ, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। मैं तुम्हारे हार्डनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दिया अपनी आंखें बंद किए हुए ही कह रही थी। आज उसकी आंखें नम सी हो गई थी और उसके चेहरे पर अलग सा ही नूर दिखाई दे रहा था। क्यों? मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। करोगी तुम? मेरी जान विक नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। पहले तो तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो अब क्यों? दिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तरुण को दिया का इस तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर कुछ नहीं बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसका रीजन जानना चाहता था, लेकिन उसे फिर से कुणाल की बात याद आने लगी। उससे ये गलतफहमी होने लगी थी कि यह सब कुणाल की वजह से तो नहीं, क्योंकि पहले तो दिया कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती थी, लेकिन अब तक जो तरुण दिया से जेंटली पेश आ रहा था, अब उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे कर बदलने लगे थे। दिया की गर्दन नीचे होने की वजह से वह तरुण के चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन नहीं देख पाई कि वो इस वक्त इतना कठोर और निर्दयी दिख रहा था। उसने अपना चेहरा नीचे कर उसकी बेस्ट को काट लिया, जिसके चलते दिया अपने होश में आ गई। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही तरुण के होंठ उसके होंठों से मिल चुके थे और उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। जलन इंसान को क्या से क्या बना देती है। पल भर जो तरुण दिया से बहुत जेंटली प्यार कर रहा था, अभी उस पर ऐसे हर्ष हो रहा था कि दिया उसके रफनेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तरुण दिया के होठों को खाए जा रहा था, उसको बाइट किए जा रहा था। दिया अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि तरुण उसे किसी गलती की सजा दे रहा हो, या फिर वो उससे गुस्सा हो, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे कि तरुण उस पर गुस्सा हो। वो सब सोच रही थी कि आखिर उसने क्या किया कि किस वजह से तरुण उस पर गुस्सा होकर उसे बाइट किए जा रहा था। तरुण जो सब धीरे धीरे कर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ने लगी थी। उसने झटके में दिया के जिस्म से उसकी शर्ट को अलग कर दिया था। दिया अब सिर्फ अपने ब्लैक कलर की ब्रा में थी। वो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। पानी की बूंदें उसके शरीर पर चमक रहे थे, जैसे किसी औस की बूंदें हो जो कमल पर ढहर सी गई हो। एक पल के लिए तो दिया को ऐसे देख तरुण अपना गुस्सा भूल गया और उसे जेंटली पेश आने लगा। उसके होंठ उसके क्लीवेज पर चलने लगे। तरुण का बिहेवियर पल में कुछ और ही बदलता देख दिया असमझ में पड़ गई।
आखिर तरुण के दिमाग में क्या चल रहा था? पल में कुछ और पल में कुछ और ही बन जाता था। अभी तो उसके साथ हर्ष बिहेव कर रहा था, उससे लिप पर काटे जा रहा था, बाइट किए जा रहा था और अब उसके क्लीवेज को सॉफ्ट किस किए जा रहा है। वह सब सोच ही रही थी कि तभी उसको दर्द का एहसास हुआ, जिससे कि उसकी आंखें बंद हो मुंह से आह निकल गई। उसका ये सोचना गलत साबित हो गया कि तरुण पल में बदल चुका है। बस तरुण कुछ वक्त के लिए अपना ध्यान भटक गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि किस तरह से कुणाल दिया को कह रहा था कि उसे दूर कर देगा और वह किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। दिया को पीछे घुमाकर तरुण के होंठ दिया के कंधे पर चलने लगे थे। धीरे धीरे उस पर अपने प्यार के निशान छोड़ आगे बढ़े जा रहे थे। वो उस जगह पर काटे जा रहा था और फिर उसे सक करते हुए किस किए जा रहा था। दिया के अंदर मिक्स इमोशन चल रहे थे। वह दर्द से कहरा भी रही थी, फिर उस दर्द पर उसे आराम भी मिल रहा था और तीसरे ही पल वो सिहर सी जा रही थी। मुझे दर्द हो रहा है तुम्हारी इस प्यार में, मुझे दर्द क्यों मिल रहा है तरुण? आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे इस तरह से दर्द दे रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है जिसकी वजह से आज मुझे इतना दर्द झेलना पड़ रहा है? दिया वैसे ही खड़े होकर कहने लगी। फिलहाल तो उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि वो तरुण के काटने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इतना बेरहम वो उस रात था जिस रात को वो कभी भूलना या फिर याद भी नहीं करना चाहती थी। उस वक्त उसे अपनी सांसें टूटती हुई महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसा लगा कि वो अगले पल मर जाएगी। इतना दर्द उसकी बॉडी में हो रहा था उस वक्त। दिया को दर्द से उसे अपनी पुरानी यादें भी उसके सामने आ गई थी कि किस तरह से तरुण ने उसकी जान बचाई और किस तरह यामिनी और कुणाल ने मिलकर उसकी हत्या की। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें सजा क्यों दे रहा हूँ? तुमने क्यों उसको अपने आप से दूर नहीं किया? तुमने क्यों उसको अपने इतने पास आने दिया? क्यों तुमने उसको पलटकर जवाब नहीं दिया? धीरे धीरे कर दिया को समझ आने लगा कि आखिर तरुण उसे गुस्सा क्यों है। सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि उसने कुणाल को पलटकर जवाब नहीं दिया। शायद तरुण उसको गलत समझ रहा है। ये समझते ही दिया अपनी गहरी आवाज में कहने लगी, मैंने उसे अपने पास नहीं आने दिया। उसने ही मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और पीछे मरोड़ दिया था। मैंने इसलिए कुछ पलटकर जवाब नहीं दिया अब तक, क्योंकि वो कपूर फैमिली का मेंबर है और मैं भी एक कपूर फैमिली की सदस्य हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि भाई भाई में दरार आए, इसलिए मैं उसकी बातें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे तुमसे दूर कर देगा। इतना कहने भर से ही दिया के आंखों में आंसू आ गए। दिया कितनी भी खुद को शांत दिखा रही हूँ, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि वह उसका पहला प्यार था। लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि उसी ने उसे धोखे से मार दिया था। अंडस्को दिया की बातें सुनकर तरुण अपना गुस्सा भूल गया और उससे प्यार से किस करने लगा। तरुण उसकी बातें सुनना नहीं चाहता था। वो कुछ वक्त अपने प्यार के साथ बिताना चाहता था, इसलिए उसने बिना देर किए अपने होंठ दिया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। 25 मिनट तक तरुण दिया के होठों को चूमता रहा। तकरीबन 25 मिनट के लिए बाद तरुण दिया से अलग हो गया। अब तक दिया के होठ सुर्ख लाल पर गए थे, थोड़ा सूजे हुए भी दिखाई दे रहे थे। तरुण ने जैसे ही उसे छोड़ा वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दिया की धड़कनों की आवाज किसी रिदम के साथ चलने लगी थी। तरुण के होंठ अब दिया के गर्दन को चूम रहे थे। दिया की आहें बाथरूम में गूंजने लगी थी। तरुण ने फिर अपना चेहरा नीचे ले जाकर अपने एक हाथ उसके पीछे ले जाकर सीधा उसके ब्रा को निकालकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और धीरे धीरे उसके हाथ अब उसकी पेंट की तरह बढ़ने लगे थे। तरुण के हाथ धीरे धीरे कर उसके पेंट के बटन तक पहुंच चुके थे। तरुण धीरे धीरे कर अपना एक हाथ बढ़ाकर नीचे ले जा रहा था और दूसरी तरफ अपना मुंह उसके बेस्ट तक ले जाकर एक हाथ से उसके बेस्ट को अपने मुंह में ले सक कर रहा था, जिससे कि दिया की सिसकियों भरी आहें बाथरूम में जोरों से गूंजने लगी। दिया के हाथ तरुण के बालों पर फिरने लगे थे और उसे अपनी तरफ धकेल रहे थे। उसे पैशन के साथ तरुण की मुंह के अंदर उसके बेस्ट को चूम रहा था और उसे सक कर रहा था। दिया के पैर अब भी तरुण के कमर के चारों ओर लिपटी हुई थे। तरुण का एक हाथ दिया के सॉफ्ट पार्ट को सहला रहा था। तरुण उसके थाई से होते हुए उसकी कमर तक अपने हाथ को उसके जिस्म पर फिरा रहा था। हालांकि अभी उसके पैरों में उसकी पेंट बरकरार थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए तरुण का हाथ दिया के पैंटी पर था। उसने अपनी एक हाथों से दिया को अपनी बाहों में भर रखा था। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ दिया को ही देखे जा रही थी और उसका एक हाथ उसकी पेंट के बटन को खोलने के लिए बेकरार थे। और कुछ वक्त बाद तरुण ने दिया के जिस्म से उसकी पैंट निकालकर नीचे फेंक दिया था और दिया को वैसे ही स्लैब पर बिठाए अपने भी कपड़े उतारने लगा।
उसने धीरे धीरे कर अपनी टाई को नीचे जमीन पर फेंक दिया, फिर अपने शर्ट की बटन को निकालने लगा। फिर उसने अपनी पेंट के बकल को निकाल उतार दी, वो सिर्फ अपने अंडरवियर में था। दिया तो बस उसके हर एक एक्शन को देखे जा रही थी, वह तरुण का एक भी मूव मिस नहीं करना चाहती थी। तरुण के 8 ऐप वाली लंबी चौड़ी छाती, उसकी वह अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ऊपर से गिर रहा पानी उसके जिस्म से ऐसे नीचे गिर रहा था मानो गर्म तवे पर बटर। दिया तो अपनी नज़र चाह कर भी उसके ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो, वैसे ही वो तरुण को कब से घूरे जा रही थी। तरुण को यह महसूस हो गया था कि दिया कब से उसे देखे जा रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाकर धीरे धीरे कर दिया की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे जैसे वो उसके पास और पास आ रहा था, वैसे वैसे दिया का गला सूखने लगा था। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी, जैसे बुलेट ट्रेन की तरह। दिया ने अपनी पलकें एक पल के लिए भी उसके ऊपर से नहीं हटा पा रही थी। वैसे ही वो अपने खोई खोई नज़रों से उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। जब से तरुण ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया था, तब से उसकी नज़र उसकी छाती पर और उसके जिस्म पर बिना नज़र हटाए देख रही थी। उसे देखते देखते कब उसकी नज़र और भी गहरी हो गई, उसे भी ये एहसास नहीं हुआ था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी तरुण को ही खा जाए, लेकिन वो चुप थी। कुछ ही वक्त में तरुण ने धीरे धीरे कर अपने सारे कपड़े अपने जिस्म से दूर कर दिए थे। कुछ वक्त बाद उसके कपड़े बाथरूम के फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने अपने शरीर से कपड़े अलग कर दिए, वैसे ही तरुण ने दिया के पास जाकर उसके लिप्स को किस करने लगा। उसका एक हाथ उसके कमर पर था तो दूसरा उसके बालों के अंदर जो कसकर पकड़े हुए था। दिया जो कुछ भी तरुण को बताना चाहती थी, वो सब कुछ भूल एक बार फिर तरुण के आगोश में चली गई और उसे किस करने लगी। दिया का रिस्पांस देख तरुण को अपने दिल में ठंडक सी उठी। वह जानता था कि दिया के पास और भी रिजनेस है उसके दूर जाने की, लेकिन उसने अभी अभी उस पर भरोसा करना शुरू किया था। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दिया उसे छोड़कर चली जाए। तरुण को बस इनसिक्योरिटी फील हुए जा रही थी। वो दुनिया में सबसे जीत सकता है, लेकिन दिया से नहीं। दिया की एबिलिटी और काबिलियत को तरुण अच्छे से जानता है। दिया क्या है, उससे बेहतर इस दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता। दिया को वो इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से जानता था। दिया कौन थी, क्या थी, कैसी थी, उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। शावर का पानी अभी चल रहा था। पानी की बूंदों में दिया का भिटा हुआ जिस्म देख तरुण अब अपने आप पर काबू नहीं रखना चाहता था। वह इस पल में दिया को बेशुमार प्यार देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी। तरुण आंखें फाड़ दिया को अपनी बाहों में ले उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे अपने बाहों में उठा बाथरूम से बाहर ले जाकर बेड पर लिटाता है। इस वक्त दिया के शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस अपने हाथों से खुद को ढक सकती थी। तरुण के होंठ दिया को बेतहाशा चूमे जा रहे थे, जिससे कि उसके हाथ अपने जिस्म से दूर जाकर बेड की चादर पर कसे जा रहे थे। वो अपने अंदर हो रहे बदलाव को अच्छे से जानती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर महसूस करने लगी। तरुण के होंठ तो उसके शरीर पर बेतहाशा चूमे जा रहे थे, कभी कभी बाइट भी किए जा रहे थे। बाइट करने से दिया की आहें निकल रही थी, जिसके चलते उसकी चेस्ट ऊपर की ओर उठी जा रही थी। तरुण उसकी नज़र एक बार फिर उसकी चेस्ट पर चली गई। तरुण ने दिया की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए, जिससे कि दिया की सिसकियों भरी आहें निकल रही थी और उसकी चेस्ट ऊपर की ओर उठने लगी। तरुण दिया के चेस्ट को देखकर उसकी आंखों में अलग सा ही पागलपन दिखाई देने लगा था और एक बार फिर उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। फिर से दिया की चेस्ट ऊपर की ओर उठने लगी। जैसे ही दिया की चेस्ट ऊपर उठने लगे, तरुण ने अपना एक हाथ उसकी बेस्ट पर रखकर जोर से दबाया, जिससे कि थी आपके मुंह से आह निकल गई, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही तरुण के होंठ दिया के होठों पर थे। दिया के ब्रेस्ट पर तरुण का दबाव बढ़ते ही जा रहा था। दिया की सिसकियां और आहें रूम में गूंजने लगी थी। दिया चाहकर भी तरुण के हाथ अपने हाथों से हटा नहीं पा रहे थी। वो अब तक मदहोश हो चुकी थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने सांसों को काबू कर रही थी। उसकी आहें सुन तरुण के आंखें में एक अलग सा ही पागलपन नजर आ रही थी। तरुण ने अपने हाथ की पकड़ दिया के बेस्ट पर कुछ ज्यादा ही मजबूत कर दी, जिसके चलते दिया की जोर से चीख निकल गई। तरुण ने वो चीख अगले ही पल अपने अंदर समाने अगले ही पल तरुण दिया को अगले ही पल किस करने लगा। उसे अपनी पूरी शिद्दत से चूमे जा रहा था। तरुण अपनी टंग को दिया के मुंह के अंदर डाल उसकी जीभ के साथ खेल रहा था, उसके हर कोने का स्वाद ले रहा था। दिया के हाथ भी तरुण के बालों से खेल रहे थे, वहां पर उनको कुछ दूर नहीं कर पा रही थी।
तरुण को उसकी मनमानी करने दे रही थी। उसके परिणाम उसको अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी वह चाहती थी तरुण खुद अपने आप को पहले शांत कर रहा है, फिर उसकी बात सुन ले। आखिर वह कहना क्या चाहती थी? वो इस खुशखबरी को तरुण के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन तरुण की आंखों में तड़प देख वह पर रह गई। बाद में बताने का कैंप खुद को हर कहने लगी। तरुण अब धीरे धीरे कर दिया के चेस्ट को प्यार से चूमे जा रहा था। उसने फिर दिया की बेस्ट को अपनी मुंह में डाल सक करने लगा था। हल्का हल्का बाइक भी किए जा रहा था, जिससे कि दिया की मदहोशी भरी आहें रूम में गूंजने लगी थी। इस बार तरुण के मुंह में दिया का बेस्ट और अपना एक हाथ उसने दिया की खुली हुई जागों पर अब धीरे धीरे कर से ऊपर की ओर लाने लगा था। दिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि तरुण के हाथ धीरे धीरे कर उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वैसे ही दिया के सांसें भारी होने लगी थी और वही आंखें बंद कर लंबी लंबी आहें भर रही थी। तरुण उसको मदहोश देख अपने होठों को उसके माथे और उसके होठों पर रख चूम लेता है, फिर अपना हाथ धीरे धीरे और आगे बढ़ाने लगता है, जिससे कि दिया के हाथ तरुण के पीठ पर गड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने नाखून तरुण की पीठ पर गाड़ दिए थे, क्योंकि अब वो अपने खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। तरुण के हाथों की उंगलियों ने जैसे ही दिया के सेंसिटिव पार्ट को छुआ, वैसे ही एक बार फिर दिया की चेस्ट ऊपर की ओर उठ गई और वह तरुण से कहने लगी, अंडरस्को बेबी नो प्लीज। वो अपना हाथ उठाकर तरुण को रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण ने अपनी 2 उंगलियां दिया के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिए थे। टू बी कंटिन्यूड।